ठीक है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में ज़ाहिर है हमने देखने होते हैं हमारे सारे कंपोनेंट्स वगैरह हैं या नहीं। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने कहा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस गेन वगैरह। यानी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको सारी जो चीज़ें हैं, माइक का इनपुट हो रहा है कहाँ से, इसी से, ठीक है, सही है। तो इसी में ही जब हम वो अपनी बेसिक बड़ी वर्किंग बनाते हैं तो उसमें हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारे जो है वो दरमियान में कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाती है और देन फाइनली उसकी एलोकेशन भी आ जाती है। तो सवाल में दो डिपार्टमेंट्स हैं और दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं। तो 20 नंबर का सवाल है, लेकिन ये 20 मिनट से काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करवा रहा है। अगर ये एक प्रोसेस होता तो शायद ये 12, 13, 14 नंबर का सवाल होता। इन्होंने दो प्रोसेस दिए हैं, चीज़ें रिपीट होनी है, कैलकुलेशन दोबारा से होनी है। एक मिनट और मैं साथ एक काम और कर लूँ, ऑल्दो मैं आप पे भी डिपेंड कर रहा हूँ आप लोगों पे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना कैलकुलेटर भी साथ ओपन कर लूँ कि आप अगर मुझे ज़्यादा धोखा देने लगे तो मैं फ़ौरन से कैलकुलेशन कर लूँ। अच्छा जी, अब मेन स्टैट्स क्या हैं। दो डिपार्टमेंट से हम गुजरते हैं, एक डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी दिया हुआ है, इनपुट दिए हुए हैं, रिसीव फ्रॉम ए, ये ए है ये बी है, इधर इसका इनपुट दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ट्रांसफर्ड आउट इसके फिनिश दिए हुए हैं। इन नॉर्मली डाटा क्या होता है, लेफ्ट और राइट फॉर्म में दिया हुआ होता है। इन्होंने इस तरह से किया है कि आपके इनपुट्स और आपके जो आउटपुट्स हैं वो इन्होंने अलग अलग करके बताए हुए हैं कि आपका इन कितना हुआ, आपका आउट कितना हुआ। यहाँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक टी अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमारी जो यूनिट्स की रिकन्सिलिएशन है वो टैली होती है, उस तरफ जाएंगे। ये कंपनी क्या कर रही है, फाइफो मेथड यूज़ कर रही है वैल्यूएशन के लिए। फाइफो सुनते साथ ही गंदा समूह बना लिया। फाइफो का मतलब है कि अब सारी की सारी एडजस्टमेंट्स बीच में आएंगी। रिजेक्टेड यूनिट्स जो है वो आर सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस ड्यूरिंग द मंथ प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स इन डिपार्टमेंट ए एंड बी वर 4 मिलियन एंड 6 मिलियन। हर सवाल में एक नई वैरायटी करानी होती है कि अपने इस दफ़ा की नई वैरायटी ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि पर यूनिट हमारी स्क्रैप वैल्यू क्या है। उन्होंने कहा भाई आपके जो लॉस हो रहे हैं डिपार्टमेंट ए में यूनिट वो 4 मिलियन के बिक रहे हैं और जो डिपार्टमेंट बी में लॉस हो रहे हैं वो 6 मिलियन के बिक रहे हैं। अब जो लॉस हो रहे हैं, लॉस में एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों की यूनिट्स बिक रहे होते हैं। जब दोनों की यूनिट्स बिक रही हैं और दोनों की यहाँ पे अमाउंट्स दी हुई हैं, इसका मतलब है ये 4 मिलियन सारा का सारा नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं है और ये 6 मिलियन भी सारा का सारा नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं है। इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की मिक्सिंग होगी। तो अगेन एक छोटी सी मैथ हर सवाल में जो एक्स्ट्रा डालते हैं, सवाल में एक्स्ट्रा मैथ ये डाल दी कि पर यूनिट हमें रिकवरी वैल्यू नहीं दी, हमें टोटल रिकवरी वैल्यू दे दी है, जिससे हम पे पर यूनिट खुद निकालने की कोशिश कर रहे होंगे और उसको हम एलोकेट कर रहे होंगे। दोनों डिपार्टमेंट्स में 100% मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। तो हर डिपार्टमेंट में हर वक्त मटेरियल हमेशा 100% कंप्लीट होगा। यूनिट्स कब इंस्पेक्ट हो रहे हैं, जब 90% कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब है स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो लॉस की है वो 90% है। तो अब नॉर्मल लॉस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी वो मटेरियल के हिसाब से 100% होगी और कन्वर्जन के हिसाब से 90%। और नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट। ओए होए, बचपन से आदत बनी हुई है, इनपुट पकड़ा 5% से मल्टीप्लाई किया और आ गया लॉस। पहली दफ़ा एक ऐसी वर्किंग नजर आई जिसमें उन्होंने कहा 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट। तो अब करना शुरू करते हैं। मोटा मोटा हमने इसको वो देख लिया। पहले अपने यूनिट सीधे करते हैं और फिर अपनी अमाउंट्स की तरफ आते हैं। यूनिट, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और इनपुट 20,000 और 1,55। यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट। क्लियर है? क्लियर है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और जो इनपुट है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था जी हमारा 20,000, इनपुट था 1,55, 20,000 1,55 और कुछ है साइड पे। जो फिगर यूज़ करते हैं उसे टिक लगा दें, कोई निशान लगा दें ताकि फिर पेपर में बार बार उसे ना देखना पड़े। ट्रांसफर्ड आउट 1,40 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 25 है। 1,40 और 25। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 25 और जो ट्रांसफर टू
बी है वो है 140। डेबिट साइड पे मज़ीद कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड वाली चीज़ें भी ले ली, यहाँ टोटल कर लेते हैं। 20 और 155 175, तो यहाँ 175 आना चाहिए। हम कहते हैं फ़ौरन से लिख लिया करें। अमाउंट भी लिख दें इसके आगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल और कन्वर्जन की इतनी अमाउंट दी हुई है, तो मिला के कितनी हुई? एक 20 और 32 जी, एक 20 और 32, एक 152। और इनपुट की कॉस्ट दी हुई है, इसको भी क्रॉस कर दूँ, मैंने ले ली। कॉस्ट फॉर द मंथ जो है 920 मटेरियल की और 673 650। ये अमाउंट किस तरह से दी हुई है? रुपीज़ इन 000, तो यहाँ लिख देना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल बेचारा ऊपर चला गया। रुपीज़ इन 000, मटेरियल वाइज कितना है? 920 400, और कन्वर्जन कॉस्ट है हमारी 673 650। यहाँ तक बात समझ आ रही है? हमने ये सारी चीज़ें इसमें निकाल ली। परसेंटेज कंप्लीशन यहाँ पे इन्होंने दरमियान में दी हुई है, वो देखेंगे हमें जब ज़रूरत पड़ेगी। अब राइट साइड पे और क्या आना है? अमाउंट का टोटल करें, बताते हैं अमाउंट का टोटल। 152,000 920 400 673 650। 1746 050। तो इधर क्या आना चाहिए फिर? 1746 050। हमने क्या कहा था? इधर की टोटल हो वो हम उधर भी ले जाएंगे। अब इसने डिवाइड होना है। अब राइट पे और क्या चीज़ है? नॉर्मली एक नॉर्मल लॉस आता है, और नॉर्मल लॉस की बेस पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो एबनॉर्मल लॉस या गेन आ जाता है। तो अब नॉर्मल लॉस लिख लेते हैं, अगर गेन आ गया तो स्लैश करके गेन ब्रैकेट में लिख लेंगे। नॉर्मल लॉस कितना है जी? सवाल ने हमें इस दफ़ा अजीब सी कैलकुलेशन बताई है। वो कहते हैं 5% ऑफ ट्रांसफर्ड आउट। ट्रांसफर्ड आउट कितने हैं? तो 5% ऑफ ट्रांसफर्ड आउट, तो 7000 हमारा नॉर्मल लॉस आ गया। अब गिनती पूरी करते हैं। 175 में से 140 माइनस किए, 125 माइनस किया, 7 माइनस किया, कुछ बचता है? 3000 बचता है। तो 3000 बैलेंसिंग फिगर हो गई एबनॉर्मल लॉस की। यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, नॉर्मल लॉस के आगे उसकी रिकवरी वैल्यू दिखानी होती है, और बाकी 3 हमारे नीचे टेबल से आते हैं। नॉर्मल लॉस के आगे जो रिकवरी वैल्यू दिखानी है, रिकवरी कितनी हुई है जी? 4 मिलियन की। 4 मिलियन रिकवर हुआ है, और हमारा कुछ नॉर्मल लॉस था, कुछ एबनॉर्मल लॉस था। नॉर्मल था 7000 यूनिट और एबनॉर्मल था 3000 यूनिट। इसका मतलब है कि इस 4 मिलियन का 70% नॉर्मल लॉस है और 30% एबनॉर्मल लॉस। अगर उसकी एंट्रियाँ पूछते तो हम वहाँ ले इस्तेमाल करते हैं। तो 4 मिलियन भाई 7000 नॉर्मल लॉस की यूनिट है, 3000 एबनॉर्मल लॉस के हैं, यानी कि 10,000 यूनिट्स पे टोटल लॉस आया आपका 4 मिलियन। तो अगर मैं इसको करूं तो एक भाई ने बताया कि 2.8 मिलियन बनता है इसकी रिकवरी। अब अगर इसमें बाकी चीज़ें ना होती तो हम ये राइट वाले में से ऊपर वाला माइनस करते और फिर जो जवाब है बैलेंसिंग अगर 1 होता तो लिख देते। लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा अपने जादुई फॉर्मेट की तरफ। व्हाट इज़ जादुई फॉर्मेट? वाह जी वाह, ज़िंदगी आसान हो गई। मैंने वक्त बचाने के लिए जादुई फॉर्मेट लिख लिया था। अब देखते हैं इस फॉर्मेट में चीज़ें किस तरह से डलती हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज 1 माइनस करके दिखानी होती है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज क्या है? 100% मटेरियल है और 40%, तो इसका मतलब है मटेरियल पे कोई मज़ीद काम नहीं होना, और कन्वर्जन पे कितना? 60% काम होना है। तो 0% मटेरियल और 60% कन्वर्जन कॉस्ट। प्रोपोर्शनेट यूनिट कितने हैं? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 20,000, यहाँ 20,000 लिखा, और 20,000 को इन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ नील आ गया, और यहाँ आ गया 12,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या परसेंटेज थी? स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% और 60%। 100% और 60%। इसकी यूनिट्स कितने हैं जी?
25,000, तो ये पूरा 25,000 हो जाएगा और यहाँ 15,000 हो जाएगा। लॉस की परसेंटेज कंप्लीशन, मटेरियल हमेशा 100% कंप्लीट और लॉस के स्टेज पे आइडेंटिफाई हुआ है 90%। तो 100% मटेरियल के हिसाब से और 90% कन्वर्जन के हिसाब से। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं जी? 3000। तो 3000 को मल्टीप्लाई करें तो 3000 पूरा, और अब आएगा यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग प्रोसेस। कितने कंप्लीट हुए? देखें हमारे ट्रांसफर आउट कितने हुए? 14,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था? 20। पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा और फिर बाद में मजीद कितने कंप्लीट हुए? एक 20। ये हम लोगों ने यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग पीरियड में 120,000 डाल दिया। ये हमेशा पूरा आता है और ये भाई साहब फिनिश गुड्स की तरफ भी चले जाते हैं। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का टाइम आ गया। अब मुझे आपके कैलकुलेटर्स पर भरोसा करना पड़ेगा। ये वाला मैं कर देता हूँ। 25 और 3 28 है, तो 1 48 हो गया। जी राइट पे बताइए। 1,49,700। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस, कौन सी दो कॉस्ट लगी हैं? मटेरियल पे इतनी 920, 400 और 673, 650। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये नहीं चाहिए, ये एफको है, एफको से हमारे कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त। स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की निकाली हमने कहीं 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन। और ये सारी जो अमाउंट्स चल रही हैं ये 000 में चल रही हैं। तो 2.8 मिलियन को 000 में कैसे लिखूं? फिर मुझे यहाँ पे भी 2800 लिखना चाहिए था ना, 2800। अब स्क्रैप वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लिखनी है, मैंने जादुई फॉर्मेट में लिखा हुआ है। बताएं जी क्या कॉस्ट बनी? 920 400 में से 28, राइट वाला मैं टोटल कर देता हूँ। 917,600। साथ साथ आप देखते रहें, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, अब क्या करेंगे? कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ। 917,600 को डिवाइड करें 148 पर। जी ये टोटल कॉस्ट 917,600। अब असल में ये रुपीज़ इन 1000 है, तो इसको, और चूंकि हम ये थ्रू आउट इसको रुपीज़ इन 1000 में लेके चल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ये सारा का सारा जो डाटा है वो रुपीज़ इन 000 में। जी तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी निकली? 6. यानी कि होगी 6200, लेकिन चूंकि हमारे डाटा उसमें आ रहा है सारा। अच्छा, और राइट वाले पे 4, तो 4500 पर इक्विवेलेंट यूनिट उधर कॉस्ट है और इधर। अब कॉस्ट एलोकेट करनी है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को। अब इसमें क्या करना है? वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स पकड़ने और उनको मल्टीप्लाई कर देना इस रेट से। तो 25,000 को 6.2 से मल्टीप्लाई करें, 155,000। फिर 4.5 को 15,000 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को टोटल करें, कितना बना? 155 प्लस 6 7,500, 222। ये हमारी आ गई। इसको मैं कह दूं ये वर्किंग वन से आ रहा है, इस पूरे को मैं कह दूं ये मेरी वर्किंग वन है, यहाँ से आ रहा है। अब नॉर्मल लॉस को देखें। अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितने इक्विवेलेंट? 3000 और 2700। तो 3000 को मल्टीप्लाई करें 6.2 से, 18600। और फिर 2700 को मल्टीप्लाई करें 4.5 से, 12150। अच्छा 5 डिजिट्स, 12150।
50 ऐसे ही है। इन दोनों का टोटल बताएं। 28,750। दो अलग अलग जवाब मौसूल हो चुके हैं। 18 और 12 जमा होके 30,000 तो हो ही जाएगा। 30,750। जालमो क्या करते हो यहाँ? अगर स्टेप्स के नंबर ना होते, मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल के ट्रांसफर टू बी में लिख देनी थी, क्योंकि नीचे का ग्रैंड टोटल मैच करना चाहिए। लेकिन चूंकि स्टेप्स के नंबर हैं तो नीचे फिर अब उसे तकलीफ दे तरीके से बनाना पड़ेगा। ले जी, फिनिश गुड्स के अंदर कॉस्ट एलोकेटेड टू फिनिश गुड करंट रेट, यहाँ पे इसका ये निकला, मटेरियल का, लेबर का ये निकला, तो टोटल रेट कितना निकला? 6 और 4 10, 10.7। तो ये वाले भाई साहब 10.7 से मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब आएगा 120,000 को 1,20,000 को 10.7 से करें 128 4 000 128 4 000। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है हमारे पास, ये रही 152,000। और तीसरा कंपोनेंट क्या है? कॉस्ट टू कंप्लीट ओपनिंग के वो जो रिमेनिंग परसेंट यूनिट है, यानी कि वर्क इन प्रोसेस, ये तो 0 है। 12,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 4.5 से, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 से। क्या जवाब आया? 54,000। तो ये तीनों भाइयों को जोड़ के क्या अमाउंट बनी? 1490,000। दिल पे हाथ रख के एक दफ़ा टोटल करके देखें, अल्लाह करे टैली हो जाए। एक भाई ने बड़ा एक्साइटमेंट में अंगूठा दिखाया, उन्होंने कहा वो टैली हो गया ज़बरदस्त। अगेन हमने अभी एक प्रॉब्लम है कि सवाल सॉल्व करते हुए मैं साथ साथ कमेंट कर रहा हूँ। हम लोगों ने उसको अलग से जादुई फॉर्मेट पे चीज़ों को देखा था, अब इस वक्त स्टेप बाय स्टेप उसको पुट करके देखा है कि फॉर्मेट ये है। इस सब में मैंने क्या किया है, सवाल से बस रेलेवेंट डाटा उठा के डालता गया हूँ और उसको पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करता गया हूँ, और तकरीबन आधा सवाल हो गया है। एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, सारे कॉस्ट आ गए, सारी चीज़ें आ गई। यही काम दूसरे वाले पे भी करना है। तो मैंने क्या किया है ईज़ के लिए, क्योंकि पेपर में सवाल तो आपके सामने यही होगा और सॉल्यूशन आपका दोबारा ना ऐसे शुरू होगा, मुझे बहुत बहुत नीचे जाके अगले पार्ट की तरफ जाना पड़ता, तो मैंने राइट पे यही सवाल दोबारा सजा लिया है और नीचे एक जादुई फॉर्मेट मज़ीद भी सजाया हुआ है। वाह, मैं कभी कभी ना पता नहीं क्या कर जाता हूँ। डिपार्टमेंट बी, अब इसकी क्या इनपुट्स हैं? अब डिपार्टमेंट बी की सारी चीज़ें देखते हैं। डिपार्टमेंट बी में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी? हाँ जी दोस्तों, डिपार्टमेंट बी, अब इस राइट पे आपने देखना है यूनिट्स, क्वांटिटी पहले सीधी करनी है ना सबसे पहले जी। क्वांटिटी में कितने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? 18,000। ये 18,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी में। और क्या है जी यहाँ पे 140 कहीं और से आ रहा है, वो कह रहे हैं ए से आया, ठीक है, तो मैं कह दूँ ये ट्रांसफर फ्रॉम ए, और ये है 1,40,000। इसकी फिर कोई कॉस्ट भी होगी, ये जब भी निकाली थी 1490। अच्छा जी, और क्या क्या है? 120 ट्रांसफर्ड आउट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 30 है। ट्रांसफर्ड आउट कितना है? 120,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस डेबिट साइड की क्वांटिटी पूरी हो गई 140 और 18 158,000। यही 158,000 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ एक नॉर्मल लॉस आता है और जो एडजस्टमेंट है वो बच जाती है, वो नॉर्मल लॉस गेन, और कुछ ना हो तो बहुत ही खुशी की बात है। नॉर्मल लॉस का क्या फार्मूला बताया था सवाल ने? 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट।
5% ऑफ 12,000 विच इज़ 6,000. लें जी, अब पूरा करने की कोशिश करते हैं. 2,000. 2,000 से शॉर्ट हो रहा है तो फिर 2,000 क्या होगा? एम नॉर्मल लॉस. सबसे पहले हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया, अपनी क्वांटिटीज टैली कर ली. अब अमाउंट्स की तरफ आते हैं. ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 18,000 की कोई कॉस्ट है. 144 और 36 कितना हुआ? 180. 180,000 ओपनिंग की कॉस्ट है. जो ट्रांसफर्ड इन हुए हैं ये कॉस्ट है, यूँ समझे एक मटेरियल है जो कि इतने रुपए का है. मज़ीद भी कुछ लगा है. मज़ीद मटेरियल में 194,900 लगा है और कन्वर्जन में इतना लगा है 194,900. इसका मतलब मटेरियल पे ये दो कॉस्टें हो गई और कन्वर्जन कितना है 445. ये मज़ीद मटेरियल लगा और ये कन्वर्जन. और तो नहीं कोई चीज़ कॉस्ट में दी हुई. तो हमने ये सारी चीज़ें एक एक करके उठा के अपने टेबल में डाल ली हैं. यानी कि बस अब जो उठाना है वो हमने अपने टेबल से उठाना है. ऊपर सारी चीज़ें कवर हो गई. ये टोटल करें जी लेफ़्ट साइड का. टू थ्री 10 400. क्या लोग सहमत हैं इस जवाब से? तो फिर यहाँ पे भी यही होना चाहिए 2310 400. क्या चीज़ सबसे पहले लिखी जा सकती है यहाँ? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू. बाकी तीन तो हमें नीचे टेबल से मिलेंगे. नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लो जी. इस दफ़ा क्या चक्कर है? 6 मिलियन है और इस दफ़ा कंपोजिशन है 2 और 6 की. 2 है एबनॉर्मल और 6 है नॉर्मल. तो इसका मतलब है 6 मिलियन को मैं 6/8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा. ये बात समझ आ रही है सबको? बताएं. 4800 पक्का? 4800 हमें बताया गया 4800 और मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ. किसी भी किस्म की गलती का टीचर जिम्मेदार नहीं होगी. लें जी, अब टेबल भरना है. डाटा उठाना है और बस टेबल में भरते चले जाना है हमने. ओपनिंग की यूनिट्स कितने हैं? 100 और 60% कंप्लीट. तो मज़ीद कितना लगेगा? 40%. 0% और ये याद रखना है. इस फॉर्मेट में जो पहला वाला है ना उलट लिखना होता है. ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की परसेंटेज उल्टी लिखनी है. 4.5 आया है. मैंने बड़ा वाज़े एक्सप्रेस वाशगाफ अल्फाज में आपसे कहा था जिम्मेदारी आपकी. लें जी 4500. भाईजान जागते रहना, 3:30 ना रहना. या फिर मैं जज्बाती होकर ऐसा करके स्क्रीन पे कैलकुलेटर ले आऊँ और फिर मैं खुद ही करना शुरू कर दूँ कि 6 मिलियन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड कर दूँ 8 से. लेकिन मैं अभी फिर भी भरोसा करना चाहूँगा आप पे. अच्छा जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की यूनिट्स कितने हैं जी? 18,000. तो 18,000 का 0% मैं निकाल देता हूँ. 40% आप निकाल दें. 7200. क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है जी? इधर 100 और 80. 100%, 80%. वो भाई साहब यूनिट्स थे कितने? 30,000. यहाँ 30 लिख दूँ, यहाँ लिख लिया करें, उससे ना ये याद रहता है कि मल्टीप्लाई किसको करना है. तो 30,000 पूरा और 24,000. लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन वही है 100% और 90%. लॉस के बाद यूनिट कितने हैं? 2,000. तो 2,000 यहाँ, 1,800 यहाँ. अब नॉर्मल 2 ही है ना? अब नॉर्मल 2 है. यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग पीरियड. ओपनिंग आया पहले 18, ये पहले ख़त्म होगा, फिर जो होगा वो मज़ीद होगा. तो ट्रांसफ़र कितने हुए हैं? 120. तो 120 जो है उसमें पहले ये 18 कंप्लीट हुए होंगे. तो अब नए कितने बने होंगे? 1,02,000. आपको तो 1,02,000. ये वाली चीज़ लिखते हुए हम इतने जज्बाती होते हैं कि हम आगे तक चले जाते हैं. लें जी, टोटल करने का वक्त आ गया जब आप खुल के गलतियां कर सकते हैं. 134,000. और राइट पे 135,000. क्या सारे लोग सहमत हैं? ले जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को तो मैं लाइन लगा दूँ ना, ये फजूल बात है.
कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में कन्वर्जन पे कितनी कॉस्ट लगी है? 445,500। Yes, sir. लेकिन याद रहे कि मटेरियल पे ये इकट्ठी कॉस्ट है, ये याद रखना है। अगर पिछले डिपार्टमेंट से कोई चीज़ कंप्लीट होकर यहाँ आ रही है तो मैं कहूँगा कि इस डिपार्टमेंट में इतना मटेरियल है जिसकी ये कॉस्ट है, और दूसरे मटेरियल की, यानी कि जो बाद वाला मटेरियल है उसकी ये कॉस्ट दी हुई है, और जो पहले वाला मटेरियल है उसकी ये कॉस्ट दी हुई है। तो ये जो आपकी कॉस्ट है ये टोटल काउंट होगी। कितना ये टोटल? 1490 Sir, 16849. 1684। 900. ये बात सबको समझ आई है कि अगर हमारे पास एक पिछले डिपार्टमेंट से एक ट्रांसफ़र इन हो रही है कॉस्ट, तो वो भी हमारा इस दफ़ा का इनपुट कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा जी, स्क्रैप वैल्यू है कोई 4500, और कैसे लिखना है? हमेशा नेगेटिव में। लें जी, टोटल कॉस्ट बताएंगे, मैं कर देता हूँ 445,500। ये आप बता दें 1684,900 में से। Sir, 1680400. ठीक हो गया। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालें, इस कॉस्ट को डिवाइड कर दें। हमारे जो इक्विवेलेंट यूनिट 134 या 135,000 थे। ट्वेल्व पॉइंट 12.5 सबका 12.5 3.3. और 3.3. तो फिर टोटल कितना बना? 15.8। लें जी, अब तीनों हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अब हमने मल्टीप्लाई करते चलाना है। जादू। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने हैं जी इक्विवेलेंट? 30,000 to 24। 30,000 को 12.5 से मल्टीप्लाई करें। 375,000 और 3.3 को मल्टीप्लाई करें 24,000 से। 7,9,200 ऐसे ही टोटल करें। 4,54,00 ऐसे 454,200 454,200। ये इसको वर्किंग 2 कह देते हैं या वर्किंग 3 कह देते हैं। ये भाई साहब को वर्किंग 2 बना देते हैं। ये तो हमारे अपने हाथ में खेल रहा है ना। लें जी, ये वर्किंग 2 से आ गई 3 से, तो ये भी वर्किंग 3 से ही आ जाएगा। हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितने हैं जी? 2,000 ने मल्टीप्लाई होना है 12.5 से 25,000, और 3.3 ने मल्टीप्लाई होना है 1800 से 5940। तो ये दोनों भाइयों को मिला के कितना बनेगा? 30940। अगर वक्त कम है और आपको लग रहा हो कि आगे आपसे गड़बड़ हो सकती है, फिनिश गुड के आगे लिखें बैलेंसिंग और आगे निकल के भाग जाएं। और अगर बहुत कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि बड़ा अच्छा फॉर्मेट चल रहा है, सारा कुछ सही है, तो फिर उसको आगे करें। ज़ाहिर है उसके नंबर हैं, उस कैलकुलेशन करने के, उसके अपने स्टेप्स के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करने के, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ के पेपर भाग रहा है और हाथ से स्लिप हो रहा है और आखिरी डेडलाइन आ गई है, तो कम से कम बैलेंसिंग लिख के आगे जाने वाली करें। खैर, हमारे पास टाइम है। नहीं जी, फिनिश गुड्स को जो करंट एलोकेशन होगी वो 102,000 इंटू 15.8। क्या जवाब आया? 1611,600। फिर ओपनिंग की कॉस्ट डालेंगे, वो यहाँ पे दी हुई होगी कहीं 1,80,000। 3 कंपोनेंट होते हैं ना, हम इस दफ़ा जो ट्रांसफर आउट हुए उनकी कॉस्ट पकड़ते हैं, ओपनिंग ऐड करते हैं, और जो ओपनिंग पे हमें मज़ीद काम करना पड़ा होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, वो ये तीसरा वाला ऐड हो जाएगा। कितना काम करना पड़ा? इधर तो नील काम करना पड़ा। 7200 यूनिट्स पे हमें 3.3 की रेट से काम करना पड़ा। 7200 को 3.3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या जवाब आता है? 23760 ऐसे ही सबका ग्रैंड टोटल करें तीनों का।
1815 360। Yes. अल्लाह खैर करे। इसको ज़रा ऐड करें। और अगर यहाँ टैली ना हो ना, फिर भी सवाल पे दोबारा नहीं आना, भाग जाना है आगे। What? 400 का फ़र्क। फिर जो 3.3 एब्सलूट निकला था या 12.54 निकला था उस वक्त। अच्छा, जिसको हमने वो कर दिया था, तो जाहिर है उसका बेचारे ने कहीं ना कहीं तो गरीब का इम्पैक्ट आना था। ठीक हो गया, तो ख़त्म हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई। हमें तो अभी कोई 27-28 मिनट हुए हैं और हम तो आपस में इतनी सारी बातें भी कर रहे थे। तो अगर ये फॉर्मेट आता हो आपको और आपने सिर्फ इसमें फिगर्स पुट करनी है, तो ये 20 से 25 मिनट का सवाल है। 20 नंबर है, हमने इसके लिए 50 मिनट्स भी रखे हुए हैं। 45 ऑन सेफर साइड रखे हुए हैं कि अगर कहीं अटक गया, रुक गए, सारा कुछ है। इसीलिए प्रोसेस का सवाल बड़ा भी हो, चूंकि इसमें सिंपली आपने एक फॉर्मेट में डाटा डालते जाना है, तो 80 to 90% ऑफ द सिर्फ डाटा पुटिंग होती है। सिर्फ आप फॉर्मेट में चीज़ें डालते हैं। थोड़ा और टाइम लगता अगर मैं लेफ्ट वाली बातें लिखता, तो शायद ये सवाल सॉल्व होता 35 मिनट में। तो खैर, ये तो सवाल सॉल्व हो गया। अब तो हमें आगे जाना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ हो गई। सेकंड हमारा कौन सा सवाल था? टारगेट कॉस्टिंग। यही चूज किया हुआ था, टारगेट कॉस्टिंग। घबराए तो नहीं बैठे? ले जी, एक कंपनी है, वो कस्टमाइज कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रही है। नीचे रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम बिड प्राइस निकालें जो कोट करें ताकि हमें 35% प्रॉफिट कोटेड प्राइस पे हो। डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोगों ने तो अभी इतना थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। कौन लोग हैं आप? क्या करते हैं आप? 5.4 मिलियन का आ रहा है। और इससे हमें फ़र्क कितना पड़ता है? एक काम करें ज़रा, एक मोटा मोटा काम करते हैं। ये जो 15.4 था, नहीं क्या था आपने क्या 12.54 था। तो अगर 12.54 मल्टीप्लाई 1,02,000 है ना, तो 0.04 को 1,02,000 से मल्टीप्लाई करें तो 4,000-4,500 का फ़र्क उधर आएगा। ठीक है, जबकि फ़र्क आप कह रहे हैं कि 5,400। तो इसका मतलब है वो गरीब 2-3 जगह इम्पैक्ट हुआ होगा। देखे ना, वो एक जगह 1 लाख से भी मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो ये 15.8 जब मल्टीप्लाई किया है ना 1,02,000 से, तो अगर ये 15.84 होता ना, तो ये इजाफी आपके कितनी आतंक मचाता। आप ये देखें ना, इस 1,02,000 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, एक काम करें ज़रा, 1,02,000 से 15.84 को मल्टीप्लाई करें। आप लोगों ने भी बिल्कुल ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक 1615 हाँ, तो देखेंगे 4,4,500 का फ़र्क तो यहाँ आ गया। और वो 2-3 और जगह भी बेचारा मल्टीप्लाई हुआ है, वर्क इन प्रोसेस में, फलाना जगह। तो इसका मतलब है आपने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा शॉर्टकट लगा लिया। अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और मिलियंस में डाटा चल रहा है, तो इधर थोड़ा सा तो ज़रा कुछ 2 डिजिट तक इसको दिखा देते हैं। इतनी भी सुस्ती अच्छी नहीं है, तो 2 डिजिट तक दिखा देते तो हमारा एरर तकरीबन ना होने के बराबर होता, बहुत ही शॉर्ट हो जाता। जी, अगर मैच ना कर रहा हो, आपने जवाब निकाला है, आपने लिखा है और वो मैच नहीं कर रहा और थोड़ा सा चंद का फ़र्क पड़ रहा है, तो आप वो फिगर लिख दें जिससे टोटल टैली हो जाए। बैलेंसिंग फिगर लिख दें और मतलब वो खुद ही देख लेंगे कि ये ऐड करते हुए कहीं ना कहीं वो राउंडिंग वगैरह का होगा। आप वो लिख दें जिससे कम से कम सवाल देखने में तो डिसेंट लग रहा हो, बजाय इसके कि सामने के टोटल ही 4 ऐड नहीं हो रहे, तो नीचे की अंदर गड़बड़ हो जाए, ऊपर जो है ना ये फिर वो बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे। और कोशिश ये करें कि पर यूनिट जो है अगर निकलता है और जब इतनी लाख से मल्टीप्लाई होने और ₹000 में चल रहे हैं और डाटा मिलियंस में चल रहा है, तो कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो कम से कम उस गरीब को दिखाएं। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था जितना ज़्यादा आप परेशान हो गए थे। हाँ जी,
एक हमने बिड प्राइस करनी है, मिनिमम बिड प्राइस कम से कम कितनी, ये कम से कम का क्या मतलब होता है? वो कह रहे हैं कम से कम कितनी बिड प्राइस करें, वो कह दें कितनी हमें बिड करनी चाहिए ताकि हमें 35% का प्रॉफिट हो। कम से कम का क्या मतलब हुआ? जो कम से कम हमारी मार्जिनल कॉस्ट को कवर करे। यानी जो डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, हम फिक्स कॉस्ट को साइड पे कर देते हैं और हम कहते हैं यार कम से कम हमारी कंट्रीब्यूशन पूरी हो जाए, हमारा ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये पूरी हो जाए, हम इतने पे भी चल जाए, हमारी रेलेवेंट कॉस्ट पूरी हो जाए। तो जो रेलेवेंट कॉस्ट पूरी होने पे हम एग्जैक्टली कह देते हैं कम से कम इतनी बिड प्राइस, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। तो जब ये मिनिमम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करके भी निकाल सकते हैं कि कम से कम इतना, और फिक्स कॉस्ट को अगर डालना चाहें तो डाल के कह सकते हैं जी फिक्स कॉस्ट समेत इतना। तो खैर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 लाख यूनिट सप्लाई होने हैं एक कंपनी को, और टेक्निकल डिपार्टमेंट ने कुछ एस्टीमेट्स दिए हैं कॉस्ट के फर्स्ट बैच के, और वो फर्स्ट बैच में 25,000 यूनिट है। तो अगर ये ज़्यादा बैचेस में काम कर रहे हैं तो देखते हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि हम 4 बैचेस में काम करेंगे और 25,000 यूनिट ईच होगा। तो इसका मतलब है हम 25,000 यूनिट्स के 4 बैचेस बनाएंगे, और ये जो टोटल डाटा दिया हुआ है ये 25,000 यूनिट्स का दिया हुआ है। यानी ये सारा डाटा जो दिया हुआ है वो एक बैच का दिया हुआ है, या मैं कह सकता हूँ कि ये 25,000 यूनिट्स का डाटा दिया हुआ है, और हमने खेलना कितने यूनिट्स पे? 1 लाख यूनिट्स पे। अच्छा, रॉ मटेरियल हमारा लगेगा 6,30,000 kg 600 रुपये के हिसाब से 25,000 यूनिट पे। लेबर 4 आर पर यूनिट लगेगी 300 के हिसाब से, और जब वो 25,000 से मल्टीप्लाई होती है तो फिर जवाब हमारे पास ये आ जाता है। ओवरहेड उन्होंने कहा 400 पर लेबर आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि इसमें फिक्स कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं। अब नीचे देखते हैं डाटा क्या है। नॉर्मली क्या होता है, हर लाइन आइटम का डाटा एक अलग एडजस्टमेंट में होता है, हर लाइन आइटम के साथ थोड़ा सा प्लस माइनस करना होता है, आप एक जवाब तक पहुंच जाते हैं। LM3's प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट इन 4 बैचेस ऑफ 25,000 ईच, ये बात हमें पता लग गई है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड वेस्टेज, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन जो दिखाई गई है उसमें क्या है, इंक्लूड वेस्टेज, जो कि 5% ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल है। कुछ एक्चुअल रॉ मटेरियल होगा उसमें 5% वेस्टेज आई होगी, और हमारे पास आ गया होगा 6,30,000। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक एक्चुअल रॉ मटेरियल था, हमने ख़रीदा होगा, और उसका 1.05 जो है वो 630 होगा। तो हमें समझ आ सकता है कि इसमें वेस्टेज कितना है। However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improve with experience. कह रहे हैं जैसे जैसे हमारा प्रोसेस आगे जा रहा है हर अगले बैच में वेस्टेज 10% कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि आपको जो यूनिट्स चाहिए टोटल वो तो उतने ही खड़े हुए हैं हर बैच में, लेकिन वेस्ट हर दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी जिसमें मटेरियल अलग से निकालें, वेस्टेज अलग से निकालें, ख़रीदना तो हमने सारा है, फिर उसको टोटल कर लें। अच्छा, लेबर पे क्या एडजस्टमेंट बताई है, उन्होंने कहा लर्निंग का इफेक्ट है 90%, और ये इफेक्टिव रहेगा पहले 3 बैचेस में, उसके बाद नहीं। पहले 3 बैचेस का मतलब है कि 3 बैचेस पे जो रहेगा तो तीसरे बैच का जो होगा वही चौथे बैच का होगा। तो याद हम क्या करते थे, हम 2 बैचेस का डिफरेंशियल निकाल लेते थे। जैसे हमने कहीं कहा था कि 7वें और 8वें बैच का डिफरेंशियल कितना है, तो पता लगा था 8वें पे कितना लगा, तो यहाँ तीसरे का हम निकाल सकते हैं। अब वो सारी, अगर आपको वो कहानियाँ याद है, कहानियाँ याद है पक्का? अच्छा, कैमरे वाले भी सोच रहे होंगे सर कहानियाँ याद करते हुए इधर ऑडियंस के बजाय इधर ऑडियंस को देख रहे हैं। चलो सर, तो सर स्टूडेंट बने हुए। अच्छा खैर, फिर तो मुझे शरारतें भी करनी चाहिए नहीं, ठीक। 90% जो लर्निंग कर्व है उसका इंडेक्स है -0.152। बी की वैल्यू दे दी, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इन्होंने हमें लॉग शॉक वगैरह के चक्कर में डाला ही नहीं। उन्होंने सोचा हो सकता आप अकाउंटेंट वाला कैलकुलेटर लेके आए हो, उसमें लॉग शॉक ना हो। तो 20% ऑफ ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, बहुत अच्छी बात है, और मोस्टली रिप्रेजेंट मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन। फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीन की मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह हम खामखा इस फिक्स कॉस्ट को उठा के अपने प्रोजेक्ट पे चार्ज करके खामखा की प्राइस बढ़ाएंगे। जब मिनिमम प्राइस हमने कोट करनी है तो वाई नॉट के हम वेरिएबल कह के कहते हैं इतनी मिनिमम है। एंड पे एक नोट देते हैं कि अगर हम इससे ज़्यादा चाहते हैं कि फिक्स कॉस्ट भी कवर हो तो हम उसका इम्पैक्ट भी डाल लें, लेकिन जो मिनिमम उन्होंने कहा ना कम से कम कितना करें, तो कम से कम हम अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कवर कर लें। जैसे डिसीजन मेकिंग में होता है कि आप फिक्स कॉस्ट को कह देते हैं वो तो लगनी, भाई ये मेरे पास प्रोजेक्ट ना भी होता तो मशीनों पे डेप्रिसिएशन भी लग रही थी, फैक्ट्री की बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लग रही थी, ये तो एलोकेशन है ना। तो अगर मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से बात करूँ तो मैं फिक्स कॉस्ट को इग्नोर भी कर सकता हूँ।
और अगर बड़ा दिल कर रहा है फिक्स कॉस्ट का तो फिक्स कॉस्ट इग्नोर करके बिड प्राइस लगा दें और नीचे नोट दे दें कि अगर हम इससे ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए तो हम उसका इम्पैक्ट शामिल कर लेंगे। तो इसका मतलब है 3 कंपोनेंट बने, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। इससे क्या निकलेगा, एक कॉस्ट निकलेगी और उन्होंने क्या कहा हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 35%। किसका, कोटेड प्राइस। तो ये मार्जिन है या मार्कअप है, ये मार्जिन दिया हुआ है CPS। हमें ये 100 का 35 चाहिए तो फिर कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर मैं कॉस्ट निकाल लूं तो मैं सेल तक पहुंचने के लिए क्या करूं, 65 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सवाल की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम बिड प्राइस। अब नीचे तो मैंने कचरा मचाना है, कम से कम फेस पे तो ज़रा सफाई रखें। तो हम ये कहते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहें क्या कहें, इसको कोई नाम दिया इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आ जाएगी कहीं और मैं आगे लिख दूंगा कि ये वर्किंग 1 से आई है। फिर मैं कहूँ मार्जिन परसेंटेज कितनी है, 65%। तो मैं कहूँ एक्सपेक्टेड सेलिंग, सॉरी गलती से लिख दिया, 35% हमारा मार्जिन। एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है, हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट उधर आई होगी उसको डिवाइड कर देंगे कितने से। अब हम कॉस्ट अगर हमें पता है तो 65 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और ये सेलिंग प्राइस क्या है, मिनिमम बिड प्राइस। तो लिख दूँ ये है मिनिमम। मैंने जवाब पहले से सजा दिया बगैर कुछ जाने, सिर्फ मेरे पास आज की डेट में 35% था, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे मेरी अमाउंट आ जाएगी कॉस्ट की, कॉस्ट आ गया तो आगे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे कॉस्ट के पीछे भागना है। कॉस्ट के लिए वर्किंग 1 है और वर्किंग 1 क्या कहती है, मेरा पेन ब्लू हो गया, वर्किंग 1 क्या कहती है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। चीज़ों को वर्किंग में तोड़ते जाएं। 3 चीज़ें, रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। रॉ मटेरियल, एक लाइन का गैप दिया, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। 600 पर केजी दिया हुआ है और ये केजी एक बैच के दिए हुए हैं। अभी हमने देखना है वेस्टेज फलाना फलाना क्या है, लेकिन 600 के रेट को तो नहीं को फर्क पड़ रहा। तो जितने केजी होंगे मैं 600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फिर बजाय इसके कि मैं एक बैच के केजी निकालूं, मैं सारे बैचेस के केजी निकाल लेता हूँ। 1 लाख यूनिट्स की केजी निकाल लूँ ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रॉ मटेरियल में समथिंग मल्टीप्लाई बाय 600, यहाँ जवाब आ जाएगा। और समथिंग वो केजी हैं जो कहीं से आने हैं, तो जब कहीं से आने हैं तो उसकी वर्किंग 2 कह देते हैं। तो मुझे पता लग गया वर्किंग 2 में मैंने रॉ मटेरियल के केजीज पे काम करना है। अच्छा जी, लेबर का क्या फार्मूला है जी, लेबर उन्होंने कहा 300 पर आवर लगेगा और 1 आवर पे 4 यूनिट है, लेकिन लर्निंग कब है पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। तो आपको पता उस वर्किंग से हमें क्या मिलता है, सारे आवर्स मिल जाते हैं। और 1 आवर का रेट क्या है 300, तो मैं पूरे लाख यूनिट्स के सारे आवर्स निकाल लूँगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 300 से। समथिंग जो वर्किंग 3 से आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड का क्या सिस्टम था, 400 पर लेबर आवर। वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेबर आवर निकलाए होंगे किसी और वर्किंग से और 400 ओवरहेड का रेट है। लेकिन ये 400 कौन से ओवरहेड का रेट है, फिक्स का, वेरिएबल का या दोनों का, इस दोनों का रेट है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा कि 20% फिक्स्ड हैं तो वेरिएबल कितने हैं 80%। तो समथिंग जो कि वर्किंग 3 से आई होगी का रेट 400 है, लेकिन हम लेंगे उसका 80% रेट। यहाँ सारी अमाउंट आ जाएंगी और यहाँ ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड टोटल ऊपर वाले भाई के पास चला जाएगा। इसका मतलब मुझे 2 काम करने हैं, वर्किंग 2 और वर्किंग 3। वर्किंग 2
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बैच 1 एक्चुअल रॉ मटेरियल कितना है और इधर लिख लेते हैं वेस्टेज। क्या ख्याल है? पहले वाले की तोड़ ले। पहले बैच पे कितना लगेगा? 63,000 kg इसमें लॉस शामिल हुआ है, वेस्टेज शामिल हुई हुई है। तो बगैर वेस्टेज की कितना बनेगा भला? 63,000 को 1.05 से डिवाइड करें, क्या जवाब आया? 60,000। तो 60,000 एक्चुअल है और वेस्टेज कितना है? फिर बैच 2 होगा, बैच 3 होगा और बैच 4 होगा। ये वाले भाई साहब तो इसी तरह से आते रहेंगे, जबकि वेस्टेज उन्होंने क्या कहा था, क्या होता चला जाएगा? हर अगले बैच में 10% कम होता रहेगा। कौन से बैच तक? एंड तक खत्म कम होता जाएगा, 10% कम होता चला जाएगा। तो 3000 आपके सामने, आपने 3000 लिख के इज इक्वल टू दबाया कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर दिया, 2700 आ गया। कैलकुलेटर पे दोबारा से इक्वल दबाया तो 0.9 तो पहले से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, अगले वाले भाई आ गए कितने? 24। फिर मल्टीप्लाई किया तो ये मैं टोटल कर देता हूँ 2,40,000। वो आप कर दें। छोटी फिगर्स आपको दे दी, बड़ी फिगर्स मैंने टोटल कर दी। 10317। तो क्या बना ये टोटल? डन। 250 317 250 जवाब भी लिख ही दें, कैलकुलेटर पे लिखा हुआ तो आ ही रहा होगा। 250 317 600 से मल्टीप्लाई कर दें जी। अब सवाल ये है कि कैसे 1000 से राउंड ऑफ करें। हमें डाटा जो दिया हुआ है वो किस तरह से दिया हुआ है? कुछ केजीज, कुछ रेट और जो टोटल दिया था, हमने टोटल तो पकड़े ही नहीं ना किसी जगह, हम तो इंडिविजुअल आइटम पे चले गए। तो मैं जो निकालूंगा वो एब्सोल्यूट जवाब आ रहा होगा। अब सवाल ये है कि क्या रुपीज़ इन 1000 करें या ना करें। मैंने कितनी फिगर्स लिखनी है सामने? 3। तो मैं क्यों इतनी ज़्यादा साइंस में पढ़ूँ, खामखा उसे शॉर्ट करूँ, फिर कहीं गड़बड़ हो जाए। अगर तो ये 10 12 15 चीज़ें लिखनी होती तो मैं टाइम बचाता भी। तो 250 317 को 600 से मल्टीप्लाई कर दें। 150 190 200। लेबर की बात करते हैं। लेबर वर्किंग 3, लेबर की, लेबर में क्या है जी? लर्निंग कर्व। लेबर की स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं। लेबर बनाने वालों का ये मानना है कि लर्निंग कर्व का इफेक्ट है 90% और 90% का इंडेक्स उन्होंने दे दिया। ये हमें फार्मूला हमें पता है कि ax की पावर b, a पहले यूनिट के होते हैं आर्स, या इधर बैजेस हैं तो पहले बैच के आर्स, x होता है बैच कौन सा वाला है, कितने यूनिट या कितने बैच, और b होता है वो जो इन्होंने खुद ही से दे दिया। अच्छा जी, पहले 3 बैचेस में होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है जो तीसरे बैच के आर्स हैं वही चौथे बैच के आर्स होंगे। तीसरे बैच के आर कैसे निकालें? तीनों बैच के एवरेज आर, तीनों बैच के टोटल आर्स निकाल लें माइनस 2 बैचेस के टोटल आर्स निकाल लें। ये एक खास वर्किंग होती है जो लीनियर उसमें लर्निंग कर्व में नॉर्मली हर दफ़ा होती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 3 बैचेस। अब आगे मुझे लग रहा है कि मेरे पास लिखने की जगह कम है और फिर आगे जवाब लिखूंगा, खिचड़ी बन जाएगी। नीचे की लाइन में ब्रैकेट लगा दूं। हाँ जी, एवरेज का फार्मूला होता है ना, वो एवरेज का फार्मूला क्या है? ए कितना है? पहले बैच पे आर कितने लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं 1 यूनिट पे, और पहले बैच में यूनिट्स कितने हैं? तो पहले बैच पे मेरे आर्स कितने लग रहे होंगे भला? 1 लाख। एक लाख यूनिट्स होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे एक्स से। एक्स है किस बैच का जिक्र हो रहा है, कितनी यूनिट्स का जिक्र हो रहा है? 3, और इसकी पावर में उन्होंने खुद बता दिया था -0.152। इससे जो जवाब निकलेगा ना फार्मूले से, वो निकलेगा एवरेज, पहले 3 बैचेस की एवरेज निकलेगी। और अगर मैं टोटल निकालना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकला?
So 253 253 862.6 253 863 863। अब आपका दिल कर रहा है पॉइंट बताने का, एक टोटका याद रख लें, केजीज आर्स, ये जब ज़्यादा तादाद में बता रहे हो तो इसको बड़े आराम से राउंड ऑफ कर लें, मत शर्माएं। लेकिन जब पर यूनिट निकाल के कोई चीज़ बताए ना, क्योंकि इस पर यूनिट ने पता नहीं कितनी बड़े बड़े आइटम से मल्टीप्लाई होकर कितना आतंक मचाना होता है, पर यूनिट को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ले जाया करें, सही है। लेकिन जो टोटल आर्स बताएं, टोटल यूनिट बताएं, वो नॉर्मली ज़्यादा होते हैं, इतने 1000 kg, इतने, उसमें उस पॉइंट्स ने बेचारे ने कोई फ़र्क नहीं करना। लेकिन जो पर यूनिट निकालते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर रहा होता है चीज़ों को। साथ साथ तबलीग भी तो जा रही है ना, हमें कहाँ टाइम लगेगा उतना जितना आपको लगना है पेपर में। अच्छा जी, 3 बैचेस की कॉस्ट निकल आई पहले 3 की, और टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 2 बैचेस, सारी चीज़ें ऊपर वाली होंगी, बस क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 45,000 अंदर भी 2 आ जाएगा और पावर में 152 आ जाएगा। एक भाई कुछ बताना चाह रहे हैं, टोटल बताना चाह रहे हैं, ग्रैंड टोटल बता दें। Yes. वन पूरा राउंड, 0.386 चलें ठीक है, सही है। हाँ, नहीं कहने का मतलब है कि 180,000 में दरमियान में कोई 100-200 नहीं, 180,000। वाह जी वाह। तो फिर इजाफी कितने लगे? 73,000 आर्स फॉर थर्ड यूनिट 70। 3,800 तो अब इसका मतलब ये है कि पहले 3 बैचेस और फिर 4th बैच, मैं तो शॉर्ट भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन दिखाने के लिए हम टोटल बात करें। पहले 3 बैचेस पे कितना लगा हुआ है? 253 863 है हमें पता है, और चौथे इजाफी बैच पे कितना है? अगर कहानी चौथे से आगे भी चल रही होती तो ये इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते उतने बैचेस से। टोटल आर्स बताएं जी। 3277 2 6 3 27 7 26, सबका यही है। 3 27 7 26 यहाँ आ गया, और 3 27 7 26 लें जी। एक जगह 300 से मल्टीप्लाई करना है और एक जगह 320 से मल्टीप्लाई करना है। कितना जी? 983178, सबका यही है। अच्छा, और दूसरे वाले भाई 1048872 टोटल सबसे मुश्किल वक्त आ गया है, वो टोटल जो अक्सर हम गलत कर देते हैं। मामला नाजुक मराहिल में दाखिल। 353 380 32, ये हम ऊपर फिट कर दें, शॉर्ट कर देते हैं। पेपर में तो आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहा होता है, हमारे पास स्क्रीन लिमिटेशन है। 353 380 353 320, तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ दोबारा ना लिखना चाहें तो यहाँ लिख दें इंटू 100 डिवाइड बाई 65। हाँ जी, यानी आसान हल ये है कि आपने इस जवाब को 0.65 से डिवाइड करना है। 5543 6620, ये हमारी एक्सपेक्टेड बिड या एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आई। लेकिन हमने क्या किया, हमने रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर की है, फिक्स कॉस्ट को बहुत ही नफासत से पी गए। ये कर सकते हैं कि हम अंदाजे की बेस पे फिक्स कॉस्ट निकाल के ऐड करके भी इसमें दिखा दें, और एक नोट दे दें एग्जामिनर को कि मुझे पता है फिक्स कॉस्ट है, मुझे निकालनी भी आती है, लेकिन तुमने मिनिमम बिड प्राइस कहा है तो मैं इसलिए उसको इग्नोर कर रहा हूँ। चाहे तो यहाँ नोट दे दें, चाहे तो सवाल ख़त्म होने के बाद ऐसे करके थोड़ा सा वक्फा दे के एक नोट दें ताकि नज़र आए अलग से। वी हैव
only considered marginal cost यानी कि variable cost to arrive at minimum bid price. For covering fixed cost, we can also add fixed cost in above calculation using overhead rate of 400 का 20%। उन्हें बता दें कि ये मुझे पता है कि उसकी 20% में फिक्स कॉस्ट है और मुझे वो साइंसें पता हैं, लेकिन मैं अपना सवाल ख़राब नहीं कर रहा। इतना प्यारा सवाल चल रहा है, खाम का फिक्स कॉस्ट ला के उसको क्यों उजाड़ें। तो ये बेसिकली बात समझ आई। सरप्राइजिंगली इस सवाल ने हमारा टाइम 25 मिनट ले लिया। कहीं 20 नंबर 25 मिनट ले रहे हैं या 20 मिनट 25 मिनट ले रहे हैं, और कहीं इस तरह से। आप समझ आया कि मेरे पहले और दूसरे सवाल की सिलेक्शन में वो पहले क्यों था और ये बाद में क्यों था। ये मज़े का सवाल है, खुलता है, इसमें से चीज़ें निकलती हैं, सारा कुछ है। इतना सा सवाल, ये इतना सा लिखा हमने, इसको देखें और उसको देखें, उसमें हमने क्या क्या कुछ लिख दिया था। लेकिन वो सीधा सीधा बस डाटा उठा के आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी, बस माल उठा के डालते जाना था, सारा काम उसने खुद कर देना था। इधर सोचना है, सोच के कैलकुलेट करना है, उसे प्रेजेंट करना है, उसको किसी खास अरेंजमेंट में लेके आना है। तो ये सवाल आने के बावजूद भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पेपर में एट एनी गिवन टाइम वो सवाल जो मुझे आता है मैं बड़े मज़े से करूँगा, और वो जिसमें फॉर्मेट में सीधी सीधी चीज़ें डालता जाऊँगा और नंबर ज़्यादा हैं, तो हम उस सवाल को पहले चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? जल्दी से चलते हैं। अब तो हम सवाल कर ही जा रहे हैं। 5वां और 6वां वाह जी वाह। मेरा जो है ना ये लाल वाला गायब हो गया, मैं लाल वाले को वापस ले आऊँ। 10 नंबर का सवाल है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 मिनट है। सवाल ये नॉर्मली छोटा होता है तो उस पर सोचने पे टाइम लग जाए तो कोई दुख नहीं है, इसमें एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए नंबर्स की। एक कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट्स बना रही है, ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। शॉर्टेज ऑफ लेबर है। कितने अच्छे लोग हैं, हमें आइडिया दे दिया कि क्या लिमिटिंग फैक्टर है। समटाइम क्या होगा, वो आपको दे देंगे मशीन आर, लेबर आर, फलाना, और फिर हम ढूंढना पड़ेगा कि क्या होगा। खैर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, वो वाली बातें तो आपको पता है। कुछ एक्सपीरियंस लेबर जो है वो मूव कर गई अदर इंडस्ट्रीज़ में जो ज़्यादा अच्छी वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, हम अच्छे लोग नहीं हैं। बजटेड डाटा से हमें ओरिजिनली अवेलेबल 2 लाख लेबर आवर्स के मुताबिक दिया हुआ है। उन्होंने कहा 2 लाख लेबर आवर्स के मुताबिक हमने सोचा था हम इतनी प्रोडक्शन कर लेंगे और ये हमें फ़ायदा हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इतनी, रॉ मटेरियल इतना, लेबर इतना, वेरिएबल ओवरहेड इतना, FOH फिक्स। अस्तगफुरुल्लाह। डिसीजन मेकिंग में तो ना मुझे फिक्स कॉस्ट में घुसाएं, मैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे खेलूंगा। तो आपने देखा है कि ज़्यादातर इसका सवाल इसी तरह का होता है, इस तरह का टेबल बना होता है और उसी में से आप चीज़ें पिक कर रहे होते हैं। वेजेस पे होती हैं 240 पर लेबर आवर के हिसाब से। पता नहीं क्यों हमें बताना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे होंगे। ये लेबर दी हुई है 300 रुपये की, ये लेबर दी हुई है 240 की, ये लेबर दी हुई है 900 रुपये की, और वो कहते हैं 1 घंटा हम 240 रुपये के हिसाब से पे करते हैं। तो इसका मतलब है ये वाले भाई साहब जो 300 रुपये कमा रहे हैं, ये 1 घंटा तो नहीं काम कर रहे। तो इसका मतलब है मैं 300 को डिवाइड करूं 240 से, तो क्या जवाब आया? 1.25। तो 1.25 आवर्स में बनता है ए। बी मैं निकाल लेता हूँ, 1 आवर में बनता है। तीसरा एक भाई ने पहले से कहा कि सर मेरी तरफ करेंगे तो 3.75। समझ आई? इसलिए दिया था उन्होंने क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर में हमें उसकी यूजेज भी पता होनी चाहिए, और सवाल में सिर्फ रुपए चल रहे थे तो उन्होंने हमें यूजेज दे दी। बहुत अच्छी बात है। अवेलेबल आवर्स हैव बीन रिड्यूस टू 1,40,000। यहाँ वो वाला वो बनता है स्माइली, ये वाला ना ऐसे करके, वो जो उसमें मुंह खुला का खुला होता है कि यार ये कैसे हो सकता है। ये 10 नंबर का सवाल है,
ये कैसे हो सकता है कि ये उन्होंने बता दिया कि इतने आवर्स लिमिटेड हैं और सारा डेटा सामने दे दिया और 10 नंबर का सवाल है और हम आई कैप में बैठे हैं। तो इससे पहले के सवाल कौन से आई कैप में नहीं आए हैं, वो भी आई कैप में आए हैं। असल में आई कैप को नहीं पता कि कोई ना 6 स्टेप्स में कराई जा रहा है। वो सोचते होंगे बच्चा सोचेगा, प्लान करेगा, वर्किंग करेगा। अगेन ऑब्वियसली अगर आप अच्छे तरीके से उसको एक फॉर्मेट पे लेके आते हैं तो आपको आसान लगता हो सकता है सबको इतना आसान ना लगाओ। खैर आप लोग तो मंझे हुए लोग हैं, तो हो जाए फिर हो जाए मुकाबला, असली साफ या गलत वाला साफ क्या? हाँ जी, सवाल की रिक्वायरमेंट तो पढ़ लें। हम सवाल का फॉर्मेट देख देख के खुश हो ही जा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने डिसीजन करवाया भी हमसे या नहीं। डिटरमाइन प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट दैट KI कैन अर्न एज्यूमिंग कि कोई और मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं है, यानी आप कुछ नहीं कर सकते, जितना बना वही बनाएंगे, बाकी आप रोते रहें बैठ के। प्रोडक्ट वाइज हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट का मतलब मुझे पता होना चाहिए प्रोडक्ट वाइज कितने यूनिट्स होंगे, और फिर मैं उससे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सेलिंग, रॉ मटेरियल, लेबर। लेकिन मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली भी होगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट से और टोटल फिक्स कॉस्ट एंड पे माइनस कर दूं। लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट वाइज पूछा है, फिर फिक्स कॉस्ट को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये गंदी बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हमने अब डिसीजन मेकिंग करनी है। स्टेप 1 क्या होता है हमारा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मैं तीनों से जा दूं, A, B, C। सेलिंग प्राइस कितनी है जी इनकी? 2000, 3000, 5000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। कितने दिए हुए सवाल ने? 600, 300, 480। एक तरीका ये इन सबको टोटल करूँ, इनका टोटल यहाँ लिखूँ, उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाऊँ और 2000 में से वो माइनस करूँ। इतनी अजियत की क्या ज़रूरत है? इन पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, समझ आ जाएगा एग्जामिनर को। 3000 में सब क्या क्या माइनस करना है हमने? 1160, 240, 960। 5000 में से क्या माइनस करूँ? 1200, 900, 1440। लें जी, वो मुश्किल वक्त आ गया आप लोगों के ऊपर। 620 और 640, 1460 सबका पक्का। तो कंट्रीब्यूशन आ गई, ले लें डिसीजन? नहीं, हमें तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर चाहिए। स्टेप 2 क्या है? लिमिटिंग फैक्टर लिखें वाज़े तरीके से। लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर आवर्स, और वो भी कितने? 2 लाख? नहीं, उन्होंने कहा हमने 2 लाख ओरिजिनल अवेलेबल आवर्स की वजह से किया था, लेकिन लोग छोड़ के भाग गए हैं, तो अब हमारे आवर्स हो गए हैं 140। तो लिमिटिंग फैक्टर 140। तीसरा स्टेप उसकी यूजेज होती है। यूजेज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सवाल में निकाली थी हमने, 1.25, 1 और 1.25। अब जाहिर है पेपर में आपने क्वेश्चन पेपर पे जो कैलकुलेशन की वो तो एग्जामिनर को नहीं नज़र आई, तो फिर हमें यहाँ ब्रैकेट में बताना चाहिए कि ये कैसे आया है। 200, ये 300 को हमने डिवाइड किया था 240 से, ये हमने 240 को 240 से डिवाइड किया था, और ये हमने 900 को डिवाइड किया था। नहीं जी, चौथा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। 620 डिवाइड बाय 1.25 कितना? 517। ये मैं कर देता हूँ 640 जी। 389 रैंकिंग सबसे अच्छा कौन? उसके बाद फिर अब बना दें प्रोडक्शन प्लान।
एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी कि हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए राइट पे अगर एक दफ़ा बैलेंस लिख लें ना आर्स का, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बैलेंस आर्स, हमारे पास टोटल बैलेंस आर्स कितने हैं शुरू में? सर वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में जी जी, है उसमें कि हमने निकाली है 5.7 सर ये 496 आ ये 496 आ रहा है। मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, आप लोगों ने मुझे गुमराह किया। नहीं जी, हमें बताया गया है। अब पेपर में आपने ऐसे बहुत ही इज्जतदार उस पर क्रॉस लगाना है और क्या लिखना है? 496 खाम खा गिची मिची नहीं करनी, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बड़ा वाजे तरीके से, बड़ी इज्जतदार तरीके से उस पर ऐसे बड़ा सा कांटा लगा के ऊपर लिखना है ताकि उन्हें समझ आ जाए कि आपने करेक्शन की है। तो मेरी तो वो प्लानिंग चेंज हो गई होगी? नहीं, बचत हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, 1,40,000 का हमारे पास बैलेंस आ रहा है और हमें करना क्या है? हमने लोकेशन करनी है। पहले पे ये होगा, इसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी? सवाल में नहीं थी भी। एक काम करें, यहाँ लिख लेते हैं मैक्सिमम डिमांड। ताकि हमें बार बार सवाल ना देखना पड़े। क्या है जी मैक्सिमम डिमांड? 40,000, 30,000 और 40,000, 30,000, 20,000, ये मैक्सिमम डिमांड है। और जो बैलेंस है हमारे पास आर्स का, लेबर आर्स का, वो 1,40 चल रहा है। इस फॉर्मेट से क्या होगा, आपके आर्स और यूनिट आप साथ साथ मैच करके चल रहे होंगे। सबसे पहले हमने 1 बनाना है, 30,000। इसकी कंजम्पशन कितनी है? एक यूनिट कितने आर्स खाता है? 1। तो 30,000 कितने आर्स खा जाएगा? ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख दें सबसे पहले प्रोडक्ट बी 30,000 और उसके 30,000 आर्स यहाँ से हम माइनस कर दें और बैलेंस आर्स आ जाए हमारे पास 1,00,000। बी फुल कंप्लीट हो गया। अच्छा, और फिर ए की बारी आएगी, प्रोडक्ट ए। क्या पूरा बन सकता है? 40,000 वो है और एक आर 1.25, 40,000 को 1.25 से करें तो 50 है हमारे पास आर्स हैं अवेलेबल। अब याद रखना है, यहाँ से 40,000 लिखना है और उधर माइनस कितने करने हैं? फिर एक काम करें, एक लाइन का गैप दे देते हैं। प्रोडक्ट ए 40,000 इसकी यूनिट बनेंगे और माइनस होंगे, बैलेंस कितना बच गया? तो इसका मतलब अब 60,000 आर्स हम माइनस करेंगे और जो भी होगा वो दे देंगे हम सी को। सी कितने यूनिट वो कंज्यूम करता है? आर 3.75। तो 60,000 डिवाइड बाय 3.75 कितने यूनिट्स बना सकते हैं? 16,000। उसके बाद टाइम फिश फारिग हो गए हम। तो ये 40,000 हमने पूरे बना लिए, ये 30,000 हमने पूरे बना लिए और ये बनाए। तो पेपर में ना अगर आप ये राइट पे बैलेंस वाली वर्किंग कर रहे होंगे ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वरना क्या होता है, यूनिट्स और आर आपस में मिक्स हो जाते हैं। यूनिट्स की जगह समटाइम बंदा आर्स लिख देता है या कुछ और इस तरह से करके। जी, लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट सी। हाँ जी, इन्होंने कहा जी प्रोडक्ट सी यहाँ नहीं लिखा हुआ रहा, ये प्रोडक्ट सी यहाँ लिखा गया। क्या कहा था उन्होंने? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरीका ये कि इन सारे आइटम से मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, और एक ही है कि मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लूं। यानी मैं यहाँ लिख दूं मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ उनसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। नहीं जी, कैनवस को छोटा करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं चाहिए, वो तो डिसीजन के लिए चाहिए थी। अब हमें असल वाली कंट्रीब्यूशन चाहिए। वो कितनी है? 620, 640, 1460। अब मुझे लग रहा है कि कहानी बड़ी ऊपर चली जाएगी। इतने हज़ार इतने से मल्टीप्लाई होंगे तो बहुत ऊपर। यहाँ अब नई अगर आपने स्केलिंग डिफाइन करनी है तो कह दें जी रुपीज़ इन, जब करना ही है तो मिलियन में कर दें। जब एक दफ़ा आपने गंदा बनना ही है तो रच के तो बने। हाँ जी, 620 मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितना? 24.8 मिलियन। 24.8 मिलियन।
अच्छा जी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 640, 90, 19.2 मिलियन, ठीक हो गया। और तीसरे वाले 16,000 वाले भाई को 40, 23.36, 23.36 कंट्रीब्यूशन आ गई। कंट्रीब्यूशन ही तो प्रॉफिट होता है ना, और तो नहीं कुछ होता उसमें। फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, लेस कर दें फिक्स कॉस्ट। मेरा कैनवस इतना छोटा क्यों हुआ है? फिक्स कॉस्ट दी हुई है सवाल ने, यस सर। पर यूनिट दी हुई है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से अगर माइनस करें अगर हम फिक्स हम यूँ भी कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से ये फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट माइनस करके जवाब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यूँ भी कर सकते हैं। बस यहाँ एक टेक्निकल एरर है, ये जो निकला होगा ना रेट, वो निकला होगा हमारे ओरिजिनल प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से, और अब जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो एक्चुअल से करना है। फंस गए। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ए 40,000 बनाने थे, अभी भी 40,000 बनाए हैं। बी 30,000 बनाने थे, अभी भी इतने बनाए हैं। वो 20,000 बनाने थे, 16 बनाए हैं। तो एक काम करते हैं, 40 और 30 पे तो उतनी एलोकेशन आनी है जितनी प्लान थी। तीसरे वाले भाई में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और अगर हमें नहीं समझ आ रही तो सीधा सीधा 240 मल्टीप्लाई करके अल्लाह से खैर की दुआ मांगते हैं। अब यहाँ एक मिथ हो सकती है कि एग्जामिनर कहे कि भाई ये तो ओवरहेड का रेट हमने दिया हुआ था। अच्छा, फिक्स ओवरहेड जो रेट है वो एलोकेट किस बेस पे हो रहा है? शुक्र है, इसका वॉल्यूम से तो ताल्लुक ही कोई नहीं। ज़िंदगी आसान हो गई। बस ठीक है, फिर तो रेट उठा के नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, गल मुकाएं। नहीं जी, अब आप लोगों ने एक मुश्किल काम करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मिलियन, 4 मिलियन। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है हमने? 30,000 को 150 से, ये 4.5 मिलियन निकलना चाहिए। और अब मल्टीप्लाई कर दें, 240 को 20,000 से तो नहीं ना करेंगे, 16,000, 3.18। यहाँ अब दो अप्रोचेज हो सकती हैं, या आप 20,000 से मल्टीप्लाई करके जो प्लान फिक्स कॉस्ट थी वो लिख लें, या पैटर्न के मुताबिक चलें। जनता किस तरफ वोट देती है? प्लान पैटर्न के मुताबिक चलें, जो पैटर्न चला आ रहा है। लें जी, 3.84। अच्छा, ये कितनी राउंड फिगर्स आ रही थी, कितनी प्यारी फिगर्स आ रही थी, ये गंदी सी फिगर आ गई। इससे भी वो नहीं हो रहा, मतलब कुछ सस्पिशियस सी फील नहीं आ रही। अच्छा, ज़रा उसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके देखें भला, 20,000 को 240 से मल्टीप्लाई करके देखें। 4.8 देखेंगे कितना प्यारा सा आ जाए ना। अब जो है ना, मामला यही है, फिक्स ओवरहेड होते प्लान के मुताबिक हैं, और प्लान हमारा असल था 20,000। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक गलती हो सकती है, जजमेंटल गलती हो सकती है। ये भाई से मशवरा लेते हैं, ये बाइस्ड ओपिनियन देंगे। नहीं, वो ये है ना कि फिक्स्ड ओवरहेड्स स्टार्ट में नहीं होते हैं, आपने वो सोचे और आपने प्लान के मुताबिक एलोकेट कर दिया। अब हम होंगे तो वही, हम अब कम नीचे हमारी प्रोडक्शन होती है, लेकिन फिक्स तो उस हिसाब से फिक्स कॉस्ट हमने शुरू में सोच के प्लान के हिसाब से पर यूनिट निकाल लिया होगा तो उतना ही टोटल। अगर मैं इन सारों 100 और उस रेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो असल फिक्स कॉस्ट आएगी। तो फिक्स कॉस्ट में प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक लॉजिकल आधे नंबर की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उससे भी हमारी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा एंड पे थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा। लें जी, तो मैं इस 3.84 के साथ, चूँकि मैंने वाहियात सलूक किया है, तो मैं यहाँ बताऊँ कि ये मैंने 20,000 को मल्टीप्लाई किया है। 16,000 हमने 16,000, अच्छा हाँ ठीक है, सही है, हमने यहाँ 3.84 लिखा हुआ है, सही है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ हमने किया ये 16,000 के साथ 240 को, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हमने इस ट्रीटमेंट पे किया है। हाँ जी,
20.8 और याद रहे कि मैं जनता की ओपिनियन के साथ चल रहा हूँ, मेरा अपना दिल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने का कर रहा है, लेकिन चलें आपकी मर्ज़ी। 19.2 में से माइनस करें 4.5, 14.7। शुक्र है थोड़ी बहुत मुझे मैथ आती है, नहीं तो 19.2। 19.5. Yes. लो जी, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आ गया, लिख दे फखर से, ये है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। सवाल इख्तिताम हुआ। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालें अज्यूमिंग कि कोई मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन 6 इसी से कनेक्टेड है, यानी यूँ समझे इसका पार्ट बी है। एवं ही उन्होंने ना माहौल बनाने के लिए पार्ट ए पार्ट बी कर देते तो मैं अच्छा लगता। 8 सवाल थे पेपर में, असल में 8 सवाल ही हैं, इन्होंने सिर्फ टाइम गुजारा है। लें जी, पार्ट बी बनाने वालों का क्या मानना है? ओह अच्छा, मैंने कहा अभी से अगर वो होंगे तो आज इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ जाएगा, क्योंकि 5:45 तक हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे जितना हमने खेल लिया। यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन 5, assume that shortfall would be purchased from another manufacturer at a cost of 80% of current selling price of respective। इतनी सी एडजस्टमेंट बताई है और 7 नंबर का दोबारा से सवाल दे दिया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्वेश्चन 5 में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे एज्यूम करें कि शॉर्टफॉल परचेज हो जाएगी किसी और मैन्युफैक्चरर से एट अ कॉस्ट ऑफ 80% ऑफ, इस वक्त जो सेलिंग प्राइस है हम उसके 80% पे ये चीज़ें मार्केट में किसी और से भी खरीद सकते हैं। अगर जवाब न्यूमेरिकल ना हो ना थ्योरेटिकल हो तो मैं कहूँगा भाई बाहर वाले से खरीदो और बाहर वाले को बेचो, खामखा से आपा पालो ही ना, ट्रेडिंग से कमाओ ना। एक चीज़ पकड़ो 20% ऑफ कीमत पे और 20% प्रॉफिट पे बेच दो, सुकून से घर बैठे रहो, फ़ोन पे सारी डीलिंग करो, ना फैक्ट्री चले, ना बिजली हो, ना प्रॉब्लम हो, ना मैनेजमेंट हो। थ्योरेटिकली जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि बाहर से ख़रीदना हमेशा अच्छा है बनिस्बत अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के। कभी मटेरियल महंगा हो गया, कभी लेबर शॉर्ट हो गई, कभी बिजली आ रही है, कभी जनरेटर चला, कभी नहीं चला, तो थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन न्यूमेरिकली अब हमने देखना है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। तो जो हमारे पास शॉर्टेज है हम कवर कर सकते हैं बाहर से, इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन हम पूरी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बाहर से क्या खरीदें, क्यों? कुछ लोगों ने कहा कि सर प्रोडक्ट्स ही बाहर से खरीद लें। इन्होंने कहा इसलिए कि प्रोडक्ट्स ही हमारे पास शॉर्ट हो रही थी, यानी जितनी शॉर्ट हो रही है बस बाहर से खरीद लें। तो 4000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें, इससे जवाब निकालें, 7 नंबर दे देगा ये। कुछ तो वैरायटी होगी ना, कुछ तो गड़बड़ होगी बीच में। 545 इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। उस वक्त हमारी हार्ड कैप आ जाएगी, मैंने बताया था कि टाइम पूरा हो जाए तो फिर कलम को वहीं तोड़ देना है, तो हम वहाँ पे फिर बंद कर देंगे इंशाल्लाह। तो 7 नंबर के लिए इतनी सीधी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन सीधी सी बात है जब लेबर लिमिटिंग फैक्टर है तो मैं अपनी लेबर तो पूरी इस्तेमाल करूँ, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी हो जाए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन क्या क्या आ रही है मुझे? 620, 640 और 1460। सबसे ज़्यादा बचत कौन दे रहा है? फी। और मैं सबसे ज़्यादा कबाड़ा किसका कर रहा हूँ? सी का, लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। अगर लिमिटिंग फैक्टर मेरी ज़िंदगी में ना होता मैं तो सी को जाके झपी डाल लेता। इतना अच्छा कौन हो सकता है जो इतना प्रॉफिट दे? तो थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं। मैं इस वाले सवाल पे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, पेपर में आपने उसको न्यूमेरिकली अंदाज़ा लगाना है। वो कहते हैं हम 20% ऑफ पे मिल जाएगी हमें, यानी ये 5000 वाली चीज़ हमें मिल जाएगी 4000 में, ऐसे ही है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने कहा है कि एक और मैन्युफैक्चरर कहता है कि जो करंट सेलिंग प्राइस है ना तुम्हें मैं उसकी 80% ऑफ पे 80% पे दे दूंगा, तो मुझे वहाँ बचत कितनी होगी? 20% की। सवाल 5 के साथ, अब सवाल 5 से कंपेयर करना है, वो सामने आएगा। इसका मतलब है इस 5000 वाले पे मुझे 1000 की बचत बाहर वाला बंदा दे देगा। इस 3000 पे मुझे कितनी बचत हो जाएगी? 600 की। इस 2000 पे कितनी बचत हो जाएगी? इसका मतलब है कि अगर मैं बी खुद बनाऊं तो मेरी बचत है 640, बाहर से खरीदूं तो बचत है 600। तो बाहर से खरीदूं अंदर बनाऊं थोड़ा सा ही फ़र्क है।
इधर सी खुद बनाऊं तो 460 एक्स्ट्रा बचाता है, जी और बाहर से ख़रीदने से ज़्यादा बहुत अच्छी ऑप्शन ये वाली है। और प्रोडक्ट ए 220 की, इसका मतलब है प्रोडक्ट बी में बाहर से ख़रीदने का फ़ायदा है। प्रोडक्ट बी बाहर से खरीदूं क्योंकि बाहर और अंदर की कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 40 रुपये का फ़र्क है। सैलरी वो तो है नहीं पर यूनिट में जब पीपल है भी निकाल भी पर यूनिट रहे हैं, अगर मिलियन से खरीद रहा हो तो 40 मिलियन हो जाएगा। मेरे सारे आर्स बच जाएंगे बी के, वो सी को मिल जाएंगे, सी तूफानी प्रॉफिट दे देगा। तो इधर मैंने 40 रुपये छोड़ा और उधर से 460 रुपये निकाल लिया। इसका मतलब है, मैं अब बता रहा हूँ कि अब डिसीजन की बेस क्या होगी। सम टाइम अगर वो आपसे कहें कि एक ये लिमिटिंग फैक्टर है, इस तरह से करना है, और वो आपको बताएं कि दूसरी ऑप्शन भी, अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, तो आपने दोनों के डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन के ऊपर डील करना है सारा। यानी सारा सवाल वही है, सारे स्टेप्स वही हैं। इस दफ़ा मेरा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बजाय कंट्रीब्यूशन पर डिफरेंस इन लिमिटिंग फैक्टर। पता नहीं मैं बात समझा पाया या नहीं। एक जगह 1460 बचत हो रही है और एक जगह 1000 की बचत हो रही है। 1460 अच्छी बचत है, ये हमें बनाना चाहिए। एक जगह 640 की बचत हो रही है, एक जगह 600 की बचत हो रही है। इतनी सी बचत के लिए मैं क्यों अपने लेबर को झोंकूं, मैं अपनी लेबर उठा के सी को दे दूं ना। तो इसका मतलब है मुझे बचत को निकालना है, बचत को एज अ परसेंटेज। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 40 की बचत है लेकिन एक आर बचता है, उधर 460 की बचत है 3.75 लेबर आवर्स पर, तो भी अच्छी बचत है। यहाँ 40 रुपये और एक लेबर आवर, और वहाँ 460 रुपये और 3.25 लेबर आवर्स, तो भी पर लेबर आवर 100 से ऊपर की बचत है। इसका मतलब है क्या मैन्युफैक्चर करूँ और क्या बाहर से ख़रीदूँ, ये डिपेंड करता है इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस के बाद फिर जो यूजेज और फिर डिफरेंस को लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से तोल ले। तो इस सवाल में सब कुछ वही है, सिर्फ ये कहानी डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होगी। स्टेप 1, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एग्जिस्टिंग, लिख दें क्वेश्चन 5। वही ए, वही बी और वही एग्जिस्टिंग। कितनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली थी हमने भला? 6 20 6 40 14 60। याद रहेगा आपको? 6 20 6 40 14 60। और कंट्रीब्यूशन इफ परचेज्ड आउटसाइड, वो है हमारी 20% ऑफ सेलिंग। यहाँ जगह नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे कुछ नहीं ना लिखा हुआ, यहाँ लिख दें 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सवाल ऊपर दिया हुआ है, नहीं सवाल पीछे दिया हुआ है। आपका सवाल सामने होगा, मैं भी सवाल सामने निकाल के रख लेता हूँ। मैं भी इक्वल एच पे आ गया। 2000 3000 और 5000 इनके 20% लेने हैं। यस कितना हो गया? 400 600 1000। डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन, $220 40 इसका मतलब है बाहर की तरफ ना जाऊं और मैन्युफैक्चरिंग करूं तो सी में सबसे ज़्यादा बचाता है, बी में सबसे कम बचाता है। तो जो मुझे सबसे कम बचत दे रहा है उस पर मैं क्यों अपने आर्स ज़ाया करूं? मैं बाहर मार्केट से ले लूं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमने पर लेबर निकालना है तो फिर हमें पता लगेगा, पर यूनिट से तो नहीं पता लगेगा। तो पहला स्टेप हो गया डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन। अब सारे स्टेप को आपने कंट्रीब्यूशन के बजाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर जाना है। सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा?
लिमिटिंग फैक्टर अभी भी हमारा लेबर ही है और अभी भी उसके 1,40,000 आवर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो गैप है, गैप कैन बी परचेज फ्रॉम मार्केट। इन्हें हम बता रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन अब इतनी टेंशन नहीं है। अच्छा जी, यूजेज के लिमिटिंग फैक्टर का आप जानते हैं पहले कितने कितने थे? 1.25 था, 1 था, चौथा डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। हाँ जी, 176 मुझे तो लग रहा है 40 और 1 122.6 है। जो अपेरेंटली देखने में 460 हमें मज़ेदार लग रहा था, 220 ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि ये 1.25 घंटे में और वो 3.25 घंटे में उतनी बचाता है। तो अब अगर मैं रैंकिंग बनाऊं, सबसे अच्छा, फिर सीधी सी बात है, इसके साथ ऐसे ही होना था। तो अब मेरा प्रोडक्शन प्लान, में हम सबसे पहले लिख देते हैं मैक्सिमम डिमांड। सवाल में दी हुई है 40,000। मैंने इसे बड़ा तो नहीं किया हुआ, नहीं, 40,000, 30,000 और 20,000। और अवेलेबल आवर्स बहुत ज़्यादा आगे ले गया, अवेलेबल आवर्स 1,00,000। सबसे पहले क्या बनाए? ए, प्रोडक्शन ऑफ ए। 40,000 यूनिट्स बनाए। 40,000 यूनिट बनाने में आवर्स कितने लगेंगे? ये 1.25 आवर्स लगते हैं ना एक यूनिट पे। कितने लगेंगे? 50,000 आवर्स। कितना बचा? 90,000। अब आ जाए प्रोडक्शन ऑफ सी, सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस। उसके कितने यूनिट है मैक्सिमम? 20,000। एक यूनिट कितने आवर खाता है? ज़रा रफली देखें, बनती है गुंजाइश? 90 के अंदर हो जाएगा। बताएं जी, फिर 20,000 यूनिट यहाँ पे लग जाएंगे और यहाँ कितने आवर्स माइनस होंगे? 75,000। ऐसे ही है। तो कितना बचा? अब 15,000 आवर्स इस्तेमाल करके मुझे बनाना है, कितना बनेगा? क्योंकि बी पे 1 आवर लगता है, 15,000 बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? परचेज फ्रॉम आउटसाइड, वो बस यही 15,000 है। बात समझ आई? सवाल ने क्या कहा है? क्वांटिटीज बताएं। अरे वाह, शुगर प्रॉफिट का नहीं वो कहा, नहीं तो खाम खा ना फिर हमें वो देखना पड़ता है कि किसको किस रेट से मल्टीप्लाई करें। उन्होंने कहा था बताओ क्वांटिटीज बताओ हर प्रोडक्ट की जो इंटरनली प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो अब एंड पे आखिरी रिक्वायरमेंट में लिख दूं, देयरफॉर फॉलोइंग क्वांटिटीज शुड बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली। हम नेचुरली रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे जाएं बच्चे की राइटिंग ख़राब होती जा रही होती है, वक्त कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, ऑल दो सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यार देखो तुमने नंबर ज़्यादा दिए हैं, जाओ तुम्हारा ज़रा ख्याल कर लेते हैं। 40,000, 15,000 और तीसरे वाले भाई 20,000।
ये हम इंटरनली बनाएंगे एंड वुड परचेज 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी फ्रॉम आउटसाइड। ऑल्दो मेरी ऊपर की वर्किंग में सब क्लियर था, टाइम कम होता तो मैं ऐसा ना करता, लेकिन मार्जिन था तो मैंने नीचे उनको फाइनल रिक्वायरमेंट आपका कंक्लूजन दे दिया ताकि वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए कि हाँ भाई बच्चे ने तो एंड तक हमें बड़ा तसल्ली से सारी बात बता दी है। डन। एनालॉग घड़ी सामने ना होने की वजह से दामन वक्त में अब 15 मिनट बचे हैं, लेकिन हमारे पास अब 2 थ्योरियों के सवाल हैं। इसका मतलब हमारे 3 सवाल जो है ना वो बेचारे फंस गए। कोई बात नहीं, हो सकता है उन 3 सवालों से पहले हम पास हो जाएं। ओके सर, बस तीन थिंक पॉजिटिव, 3 अच्छे करने होते हैं, हमने तो तूफानी कर दिए हैं। हमने 4 सवाल कर दिए, एक 17 नंबर का, एक 20 नंबर का, एक 10 नंबर का। 47 मार्क्स, 47 में से 42 तो हमारे आ जाने, 8 नंबर थ्योरियों से निकाल लेते हैं। चले खैर, ये छोटा सा क्यूट सा सवाल। नहीं जी, नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज नॉट मेंटेन्ड बाय एंटिटी। सेफ्टी स्टॉक अगर एंटिटी मेंटेन नहीं कर रही तो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हमारा स्टॉक आउट हो जाता है, हमें पैसे पड़ते हैं फलाना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, रुपए पैसे वाले नहीं, बाकी। तो रुपए पैसे के अलावा और मसला क्या होता है भाई? सेफ्टी स्टॉक आपके पास नहीं पड़ा हुआ, कस्टमर आ रहा है कह रहा है मुझे सीट चाहिए, हम कह रहे हैं भाई सीटें फुल हो गई हैं, हमने कमरे में सेफ्टी सीटें ही नहीं रखी। आजकल हमारे साथ हो रहा है, बच्चे आके कह रहे हैं जी सीट, हम कहते हैं जी क्या करें कमरा, वो कहते हैं जी आपने एक्स्ट्रा कुर्सियाँ रखनी थी, बेंच डाल देते, ऐसे कर देते। खैर सेफ्टी स्टॉक अगर नहीं है तो कस्टमर डिस्टर्ब हो रहा है, गुडविल ख़राब हो रही है, और मेरे पास सेफ्टी स्टॉक क्या है, एहतियातन स्टॉक लीड टाइम में काम आएगा, लीड टाइम में प्रोडक्शन चलेगी। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, लेबर फारिग बैठे हुए, और क्या क्या हो सकता है? अब अगर तो 3-4 लाइनें जहन में आए तो 3-4 लाइनें लिख देनी है, और अगर जहन में 8-10 ख्यालात आ रहे हैं या कुछ ख्यालात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ हल्के आ रहे हैं, तो फिर उनको हेडिंग्स बना देनी है सारे ख्यालात को, और जिस ख्याल के अंदर थोड़ा सा और लिखने का मूड है उसको नीचे लिख देना है। ये भाई ने कहा जी गुडविल ख़राब हो जाएगी, सितारे लगा दिए, हमने कहा जी लॉस ऑफ गुडविल। हम कहते हैं जी हमारी रेप्यूट ख़राब हो जाएगी मार्केट में, ये इंक तो ज़्यादा चलती नहीं है। रेप्यूट एट स्टेक, मैं ज़रा पेन चेंज कर लो। रेप्यूट एट स्टेक है हमारी, और क्यों गुडविल ख़राब हो रही है? कस्टमर नॉट हैप्पी, कस्टमर रिटर्न, कस्टमर नॉट हैप्पी, ये लॉस ऑफ गुडविल के अंदर हमने कर दिया। हमने कहा चलो बस बहुत बहुत बातें कर दी इसमें, और क्या हेडिंग हो? वेस्टेज ऑफ टाइम और आइडल आवर्स, लेबर सिटिंग आइडल, बैड बजटिंग, हमने बजटिंग गलत की, हमारा डिपार्टमेंट को समझ ही नहीं आई, और जी अगेन ये कॉन्सिक्वेंस हुआ ना कि हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया कि हमारी बजटिंग ख़राब है, तो इम्प्रूवमेंट ये होगी कि हम अगली दफ़ा बजटिंग थोड़ी बेहतर करें। तो ये यूँ समझें कि बजटिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी वो उसके खिलाफ कार्रवाई, और हमने ये 5 नंबर और इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके 7.5 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचना, और अभी 2-3 मिनट ही हुए। अगर इस तरह का सवाल हो, छोटे छोटे जुमले बनाएं और बहुत सारे जुमले बनाते हैं। अगर आपके जहन में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत पॉइंट नहीं आ रहे, और अगर 2-3 खूबसूरत पॉइंट आ रहे हैं तो 2-3 बड़ी हेडिंग दें और उनके नीचे काफ़ी सारा मसाला डाल दें। 5 नंबर आपने पूरे करने हैं, ठीक है। कस्टमर रिटर्न,
कस्टमर जब जाएगा तो कस्टमर को तो चीज़ चाहिए थी, तो वो कहते चला जाएगा। कंपेटिटर्स गेटिंग एडवांटेज, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, वी कुड हैव अर्न कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल हो जाएगा। हाँ फाइनेंशियल, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर को रिटेन करने, न्यू कस्टमर। बड़ी अच्छी बात की, ये फाइनेंशियल बन जाएगा। फाइनेंशियल तो हमने बातें करनी नहीं है। कंपेटिटिव एडवांटेज ले जाएगा, रिप्यूट खराब, हमने गुडविल के नाम से जब एक लिख दिया था तो उसके अंदर हमने सारे कचरे इकट्ठे कर दिए। और कोई 1-2 पॉइंट्स, और 10 नंबर का सवाल है, हमने कहा चलो ये मोटा पॉइंट है ऊपर वाला, नीचे कोई अगर कम लिखने ना, अच्छा हाँ 5 नंबर कम लिखने तो सुथरे लिखने, ज़्यादा लिखने तो बस लाइंस पूरी करनी है। ये टोटल हम पे डिपेंड करता है। सेफ्टी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, कस्टमर आया हुआ है, तंग हो रहा है, हम उसको चीज़ नहीं बना के दे रहे, सारा कुछ है, तो ये हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली, हमें समझ आ गया। इससे ज़्यादा सोचेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मार्क्स दैर में नहीं आएंगे। पेपर के एंड तक कुछ याद आ गया तो कर लेंगे, और पेपर के एंड होने का टाइम करीब है। 1% लोगों ने ये सवाल पास किया था, 1%, 1। देखते हैं इसमें ऐसी क्या खास बात थी। इसमें कोई खास बात नहीं थी, लोगों को आदत ही नहीं है लॉजिकली चीज़ों को देखने की। अब हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट बाद हम अपना कलम तोड़ देंगे। 3 सवाल हमारे नहीं हो सकेंगे, उसमें एक ओवरहेड का सीधा सवाल है, 2 वो गंदे वाले सवाल है, तो फिर आपको तसल्ली से बनी हुई प्यारी सी वीडियो उसके ऊपर वो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान नहीं था। ये देखें, ये रात बैठ के मैंने सारे सवाल हाथ से किए। मैं सोचा ज़रा ये सवाल मैंने पूरे सेशन एंड तक नहीं देखे थे, मेरा ख्याल था मैं आखिरी दिन ही बैठ के खुद करूँगा सारे, तो ये रात सारे सवाल किए हैं बैठ के। और अल्लाह का शुक्र है कि एक सवाल में कोई एक छोटा सा एरर आया, बाकी सारे सही थे, वो भी कैलकुलेटर का एरर था। खैर अगेन टीचर तो और होता है ना, वो तो जज्बाती आदमी होता है। तो कहने का मतलब है कि वो सवाल कराने का मूड था, लेकिन चूँकि हम साथ साथ समझ भी रहे हैं तो इसलिए हम उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो 3 सवाल हमारे पेंडिंग हुए आउट ऑफ 9, तो अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी अचीवमेंट है। हाँ जी, फाइजा कंपनी ऑफिस फर्नीचर प्रोड्यूस करती है और रिसेंटली एक एस्टेब्लिश किया एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और सलमान को हायर किया है कि वो उसे लीड करे। सलमान ने एवेल्यूएट की है परफॉर्मेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, लास्ट क्वार्टर की, पूरे क्वार्टर की परफॉर्मेंस एवेल्यूएट की है, और उसने प्रेजेंटेशन दी है बोर्ड को। कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी प्रेजेंटेशन से हम आपकी उसके लिए नोटिस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 22 मिलियन का है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 5 मिलियन है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 2600 फेवरेबल, मटेरियल यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल है 360, मिक्स वेरिएंस है 60 का फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस 350 का फेवरेबल, 3.5 लाख बनता है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है 14,000 की। ये टोटल डाटा है। ड्यू टू ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंस, सलमान ने प्रेस किया है परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सलमान ने कहा हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने तो आतंक मचा दिया, हर चीज़ ही फेवरेबल, मिक्स भी फेवरेबल, यील्ड भी फेवरेबल, वो प्राइस भी फेवरेबल, रेट भी फेवरेबल, हर चीज़ ही फेवरेबल। वेरिएंस एनालिसिस का हर किसी मतलब नहीं होता कि आप अनफेवरेबल चीज़ों के ऊपर झगड़ा करें। आपने कहा एक चीज़ 10 रुपए की मिलेगी और असल में 5 रुपए की मिल गई तो 50% फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो आपके डिपार्टमेंट की फजूल बात थी कि उसे पता ही नहीं था कि ये 5 में मिलेगी। वो भाई साहब 10 की प्लान बना के बैठे हुए थे, उनकी तो प्लानिंग ही गलत थी। तो हमेशा फेवरेबल वेरिएंस का मतलब भी अच्छी बात नहीं होता। चले, उसने कहा सब कुछ फेवरेबल था, उसने प्रेस किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेकिन सीएफओ जो है ना वो ज़रा सही जगह से क्लास में पढ़ के बैठा हुआ होगा। एक ही बंदा सीएफओ तक पहुंचता है ना, तो ये 1% लोगों में होगा। इज ऑफ द व्यू दैट मैटर नीड मोर एनालिसिस टू डिटरमाइन द रियल रीजन फॉर वेरिएंस। उसने कहा नहीं, ज़्यादा जायजा लेना होगा कि रियल रीजन क्या है बिफोर मेकिंग अ फाइनल कंक्लूजन विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिस्कस करें पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से सीएफओ मुतमईन नज़र नहीं आ रहा और वो कहता है कि मज़ीद तवज्जो की जाए। ये सवाल पता है क्या है? बताएं वेरिएंस क्यों आते हैं, ये सवाल है।
सवाल एग्जैक्टली यही है, बोला नहीं उन्होंने। वो कह रहे हैं कि एक जगह बहुत सारे वेरिएंस आए हैं और चूंकि ज़्यादातर फेवरेबल है तो एक बंदा तालियां बजा रहा है कि ज़बरदस्त हो गया सब फेवरेबल फेवरेबल, एक बंदा कह रहा है यार दिमाग को हाथ मारो, कर क्या रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? इसलिए कि उसे वेरिएंस का पता है। तो अब आपने बताना है कि वेरिएंस क्या भला है और क्यों होते हैं और क्यों इस वक्त हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें दुखी होना चाहिए। इनका हमारे सारे एस्टिमेट्स हो जाते हैं। इसका मतलब आप लाइन बाय लाइन हर चीज़ पे तबसरा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये कहें कि एक वेरिएबल के फेवरेबल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वी आर वेरी करेक्ट। इसका मतलब है हमारी बजटिंग गलत हुई है, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट गलत निकाली थी, हमने स्टैंडर्ड मिक्स गलत निकाला था, हमने एंटिसिपेट गलत किया था, हमारे मसले गलत थे। तो सबसे पहले एक तबसरा किया जा सकता है कि फेवरेबल वेरिएंस का हरगिज़ मतलब एक अच्छाई वाली बात नहीं है। फेवरेबल का मतलब है आपको बेनिफिट हो गया, लेकिन अगर इतना बड़ा फेवरेबल वेरिएंस होगा तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉस्टिंग की कैलकुलेशन थी, जो आपके एनालिसिस थे, जो आपकी वर्किंग थी, वो सही नहीं बनी हुई थी। क्लियर? फिर एक एक करके ज़रा बात करते हैं। आपकी जो ओवरऑल परचेज है, ये क्वार्टर का डाटा है ना, क्वार्टर की परचेज कितनी है? 22 मिलियन की, और ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना पड़ा हुआ है? इतना सेफ्टी स्टॉक। आपके पूरे 3 क्वार्टर की टोटल जो परचेज है वो 22 मिलियन की है और आप स्टॉक में 14 मिलियन रख के बैठे हुए हैं। ओवर स्टॉक नहीं कर रहे हम। स्टॉक में आपके पास 5, 10, 8, 10 दिन का मार्जिन हो, 10 दिन का, 15 दिन लीड टाइम का मार्जिन पड़ा हुआ हो। आपने तो जनाब यूँ समझे 2 महीने का माल रखा हुआ है अपने पास। तो यहाँ हम एक बात करते हैं कि भाई हम ओवर स्टॉक कर की तरफ जा रहे हैं। ओवर स्टॉक का मतलब है हम हाई होल्डिंग कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। हम स्टॉक आउट कॉस्ट तो बचा लेंगे अपनी, लेकिन हम हाई होल्डिंग कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं और उसकी नीड नहीं है। हम अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का डाटा अपने पास संभाल के रख रहे हैं। ये तो मुनासिब बात नहीं है। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट क्या है? 5000। और जो लेबर का रेट वेरिएंस है, ये सॉरी हाँ, लेबर का रेट वेरिएंस वो कितना है? 350। 5 मिलियन में से 3.5 लाख परसेंटेज लें, 7%। 7% वेरिएंस आया। इसका मतलब है कि आप रेट सेट करने में 7% आउट हो गए। लेबर के रेट में इतनी ये इस तरह की वेरिएशन आनी नहीं चाहिए थी। आपका जो रेट सेटिंग का डिपार्टमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा। मटेरियल की प्राइस में कितना वेरिएंस आ गया? 2.6, विच इज़ 10% से भी ऊपर। तो फेवरेबल भी है तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा आप सेट कैसे कर सकते हैं कि आप रेट ज़्यादा सेट कर दें? और नॉर्मली चीज़ें महंगाई की तरफ ज़्यादा जाती हैं, सस्ताई की तरफ कहाँ से चली गई? एनालिसिस होने की ज़रूरत है कि क्या मार्केट में लोगों ने तूफ़ानी डिस्काउंट देने शुरू कर दिए, हुआ क्या, चीज़ें किस तरफ गई? मैं ऑनलाइन वाले भी सोच रहे होंगे हमारी तरफ नहीं देख रहे, पता नहीं कहाँ देखी जा रहे हैं। अच्छा जी, और क्या है? यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल है, ये भी बुरी बात है। इसका मतलब है कि जितना आपको आउटपुट निकालना है, जितना आप कहते हैं उतना नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब है आपकी वेस्टेजेस हो रही हैं। यहाँ पे फिर वेस्टेजेस की बात करते हैं। यहाँ वेस्टेजेस को देखेंगे, यहाँ प्राइस की जो एस्टिमेशन है उसके ऊपर बहस करेंगे। मिक्स फेवरेबल है, लेकिन ये मतलब आपको फ़ायदा तो हो गया, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी जो मिक्स है वो रॉन्ग है। आपने सोचा था इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट इतनी मिक्स होगी, जबकि उतनी मिक्स नहीं हुई, उससे ज़्यादा मिक्स हुई है या उससे कम मिक्स हुई है। तो शायद कुछ चीज़ों की प्राइस ज़्यादा और कुछ की कम होने की वजह से आपको फेवरेबल मिल गया हो, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है कि आपकी मिक्सिंग आउट हो जाए। तो लेबर के रेट पे तबसरा कर दें, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे तबसरा कर दें, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की बात कर दें। इन सारे वेरिएंसेस पे एक एक करके डिस्कस कर दें कि इसके फेवरेबल होने का क्या मतलब है और उसके अनफेवरेबल होने का क्या मतलब है। तो सवाल वॉज बेसिकली कि हमें क्यों खामोश नहीं रहना, हमें CFO की तरह परेशान क्यों होना है। तो आप एक एक आइटम पकड़ के उस पर तबसरा करें। 8 नंबर है, मैं कहता हूँ 1.5 वाले फार्मूले से भी 12 मिनट हमारे पास हैं। इस सवाल को इग्नोर करना नहीं बनता। ये 8 में से 4-5 नंबर दे सकता था। और IQ भी कहता है कि 1% लोगों ने 3.5 से ऊपर नंबर लिए। 4 वाला तो पास है, उन्होंने कहा पासिंग मार्क्स 1% लोगों ने लिया। तो ये बेसिकली हमारी ये फाइनल कैलकुलेशन बनी। और वही बात है कि हम कहते हैं कि जैसी 45 पे सुई आई हमने कलम तोड़ देना, लेकिन 45 की सुई आने तक
मार्जिन है। अब ऐसे में अगर आप पेपर में बैठे होते और आपके पास रह जाते सिर्फ 15-16 मिनट, आप जल्दी से आते अपने ओवरहेड वाले सवाल की तरफ और इसको सामने लिख के और जल्दी से इसमें फिगर्स डालना शुरू कर देते हैं। और कुछ नहीं तो इसकी यहाँ एक इक्वेशन बनानी है जो सर्विस डिपार्टमेंट की एलोकेशन की है, वो इक्वेशन बना के रख लेते हैं। चीज़ें डालते, कुछ चीज़ें डली होती हैं, कुछ नहीं डली होती हैं। आप एक काम करते, आप कर देते 5 5 5 10 12 15 फलाना करके टोटल करते, उस टोटल के आगे आगे वाली हरकतें शुरू कर देते। आपके नंबर 3 वर्किंग्स के कटते, लेकिन आगे तक आपका सवाल सही होता जा रहा होता। जब कम वक्त है तो भागना नहीं है, फिर उस वक्त कुछ ना कुछ कचरा में जाना है, कुछ ना कुछ जहाँ जो फिगर मिल रही है उसे मिलते जाएं, जो नहीं है कम से कम टोटल करें, फॉर्मेट में लेके आएँ, उससे अगला काम करें। आपको ये एलोकेशन करनी आती है, ये वाली इक्वेशन बना के, तो ये अमाउंट अगर मेरी गलत आई हुई है ग्रैंड टोटल, तो भी मेरी एलोकेशन तो गलत नहीं होगी। मेरी वर्किंग के नंबर तो मुझे मिल जाएंगे, प्रोडक्ट को चार्ज करने के नंबर तो मिल जाएंगे, प्रॉफिट निकालने के नंबर तो मिल जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन वही बात है कि दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं थी। तो आप लोगों ने बड़ा भरपूर साथ दिया थ्रू आउट इस सेशन। हम लोगों ने 9 में से 6 सवाल तो बहरहाल कर लिए। ये सवाल थोड़ा सा डिसेंट हो जाता थ्योरी वाला अगर टाइम का मार्जिन होता, लेकिन पेपर में आपका 3.25 घंटे होते हैं, मेरे पास थे 2 घंटे, और मैंने तबसरा भी करना था, साथ साथ बातचीत भी करनी थी। तो सारी बातें याद है लास्ट डे से रिलेटेड। पेपर से पिछले दिन नींद पूरी करनी है, नाश्ता करके जाना है, सुबह टाइम से 20-25 मिनट पहले पहुंचना है, इजी होके, कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना है, अजम्पशंस गिलास पानी पीना है, पेपर के दौरान जहां फंसे अजम्पशन लेके आगे जाना है, परफेक्शन नहीं, सवाल से प्यार नहीं करना, और जब अपर कैप आ जाए तो आपने छोड़ देना है, गोली मार देनी है उसे, आगे चल पड़ना है। और आखिरी 10-12 मिनट में थोड़े से वो सवाल जो नहीं भी आते ना, उसमें घुस के थोड़े से उसमें से 1-1 2-2 नंबर निकालने की कोशिश करनी है। हर स्टेप के हर वर्किंग के नंबर हैं। तो ये सारी चीज़ें जहन में आप रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अब रिवीजन कैसे करनी है, हर चैप्टर जो है उसको जल्दी से उसकी रिवीजन वीडियो देखी, हमने जो सवाल कराए हैं, पहले जो सवाल क्लास में हुए वो किए, और फिर जो इजाफी सवाल मैंने आपको बताया, जो रिवीजन के 65 सवाल हैं जो पूरे महीने पे आपने स्प्रेड करके वो करने हैं। आपके लिए नए सवाल हैं 33 और 32 सवाल हुए हैं जो आपके देखे हुए आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं साथ साथ भी बताता जाऊंगा, और गूगल ड्राइव में जो हमारे जैसे आज के 3 सवाल मिसिंग है या इस तरह से जो मिसिंग चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों ने आखिरी टाइम तक बड़े हिम्मत हौसले से बर्दाश्त किया। कॉस्ट लॉजिक है, ये रटा नहीं है। जब ये सोच लेंगे ना तो थ्योरी वाले सवाल भी पेपर में बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो बस हौसले के साथ चीज़ों को लेके चलना है। 3 सवाल बहुत अच्छे का मतलब है पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, आपने मायूस नहीं होना। और हमने देखा है 55% जिस पेपर में रिजल्ट है उसमें भी 3 अच्छे सवाल किए थे लोगों ने 9 में से, इसी पेपर में। इतने 2 बड़े गंदे सवालों के बावजूद भी ये पेपर 55% लोगों ने पास किया। इसका मतलब है कि थोड़े से नंबर लेते हुए वो आगे जाते जा रहे हैं, उनका फ़ायदा हो गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब्र और इस्तकामत से एंड तक साथ दिया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे आप लोगों से कॉस्ट अकाउंटिंग में दोबारा मुलाकात ना हो, किसी और सब्जेक्ट में, किसी और रिवीजन क्लास में, किसी और तरीके से आपसे मुलाकात हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त लेते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। अब IK वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा क्लोजिंग जो उनके वो बातें होती हैं। और ये घड़ी आजकल भाई घड़ी का बड़ा मसला बन जाता है।